बहुत बहुत स्वागत है आपका ज्योग्राफी की इस क्लास में। और इस क्लास में हम बात करने वाले हैं ग्लोब अक्षांश देशांतर के बारे में। यह 6th क्लास के एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, सेकंड लेसन है, जिसमें हम लोग इस लेसन को हम लोग 3 लेक्चर में समाप्त करने वाले हैं, जिसका 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। एक लेक्चर में हम लोग ग्लोब पर बात किए, सेकंड लेक्चर में अक्षांश पर बात किए, और अक्षांश पर जो एनसीईआरटी में जितना चर्चा है उसकी थोड़ा सा बियॉन्ड बात किए हैं। अगर आप उस लेक्चर को नहीं देखे तो पहले उस लेक्चर को कंप्लीट कीजिए, फिर इस लेक्चर में नहीं होइएगा। तो चलिए, ग्लोब और अक्षांश पर बात कर चुके, और इस क्लास में हम लोग बात करने वाले देशांतर के बारे में। थोड़ा सा अक्षांश पर लिंक करेंगे और अक्षांश से लिंक करके फिर देशांतर को समझेंगे। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट लेसन होने वाला है। और अगर आपको अक्षांश और देशांतर का समझ नहीं है तो आप भूगोल को नहीं समझ पाएंगे, और भूगोल को नहीं समझ पाएंगे तो आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, आईआर जितने विषय सभी विषय खराब हो जाएंगे। इसीलिए ज्योग्राफी समझने के लिए आपको अक्षांश और देशांतर का समझ रखना जरूरी है। और इसके साथ आपको बता दूं कि पहले जो यूपीएससी या पीसीएस में जो सवाल आते थे मेंस के, वो सवाल कंप्लीटली उसी टॉपिक से होते थे। जैसे सवाल आता था कि भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत का चर्चा कीजिए। तो भारतीय इतिहास के निर्माण के लिए पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत, तो उसी टॉपिक से सवाल आया। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ, फिर सवाल आने लगा कि भारतीय इतिहास के निर्माण, भारतीय इतिहास या प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता का आधुनिक भारत में या वर्तमान समय में किस प्रकार से भूमिका देखी जा सकती है, अरे समझ में, या किस प्रकार से औचित्य है। फिर सवाल आने लगा कि महात्मा गांधी की शिक्षा, क्या आज भी उसका कोई ना कोई मतलब अवशेष दिखाई देता है। महात्मा गांधी की शिक्षा का कोई ना कोई जो भूमिका या प्रभाव है वह आधुनिक जो जीवन उसमें दिखाई देता है। ऐसा सवाल आने लगा, मतलब जो प्राचीन इतिहास उसको मॉडर्न से या फिर आधुनिक भारत उसको वर्तमान से जोड़ के सवाल पूछे जाने लगा। उसके बाद अगर बात करें तो फिर सवाल जो अभी आ रहा है, जैसे 2023 में अगर सवाल देखें, 2022 में जो मेंस का सवाल देखें, तो उसमें सवाल आ रहा है कि इतिहास के निर्माण में भौगोलिक कारकों का चर्चा करें। मतलब भौगोलिक कारक कहीं ना कहीं ज्योग्राफी का टॉपिक है, और इतिहास का निर्माण कहीं ना कहीं हिस्ट्री है। अरे समझ में, इतिहास में इन चीजों को पढ़ाया जाएगा, लेकिन आपको ज्योग्राफी का समझ है तो आप बेहतर आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को जवाब देने के लिए आपको जो विषय है, विषय वस्तु का गहरी समझ होना जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि गहरा ज्ञान होना जरूरी है, गहरी समझ होना जरूरी है। और गहरी समझ आपको आ जाएगा एनसीईआरटी से। ठीक है, तो इसलिए हम लोग एनसीईआरटी पर बात करो। एनसीईआरटी पर बात करने के बाद हम लोग जो भी रेफरेंस बुक वगैरह हैं, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, या फिर कंप्लीट जो पैकेज हो सकता है उस पर बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए, हमारा टॉपिक आज का क्या है, देशांतर। और देशांतर को समझने के लिए हम लोग पीछे थोड़ा सा भूमिका बनाएंगे। जब चूंकि आप देखिए, कोई भी लेसन आता है, पार्ट 1, पार्ट 2, या फिर कोई मूवी आता है, जैसे गदर 2 आया। ठीक है, तो गदर 2 में देखें कि गदर 1 का जो कुछ भूमिका बताया गया पहले, ताकि उस टॉपिक से आप पुराना कहानियों से लिंक कर पाए और लिंक कर पाए चीजों को, ठीक से समझ पाए। तो इसलिए आज का जो हमारा क्लास है देशांतर पर पूरा डेडिकेटेड होगा। फिर भी हम अक्षांश पर बात करेंगे, लेकिन आपको पढ़ने के लिए एक माहौल भी जरूरी है। आप ऐसा फील कीजिए कि ऑफलाइन क्लास है, जितना बात मैं बोल रहा हूँ उसका जवाब देते जाइए बार बार, जो सवाल पूछूंगा उसका भी जवाब आपको देना है बार बार, और उसका उसी हिसाब से एनर्जी मेंटेन करके अपने आप को ध्यान रखना है कि मुझे कुछ जीवन में करना है। और जितने लोग जितना मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत से मतलब ज्यादा मेहनत करके मुझे उन लोगों का रिकॉर्ड तोड़ना है और बहुत आगे जाना है, तब आप बेहतर कर पाएंगे। तो चलिए, टॉपिक हमारा क्या आज का, देशांतर। इसे समझते हैं और थोड़ा सा हम अक्षांश को समझने का प्रयास करते हैं। थोड़ी बात करेंगे इस पर। चलिए देख लीजिए, ये क्या है, हमारा पृथ्वी है, और पृथ्वी के ठीक बीच से जो रेखा गुजरती है उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के मध्य से गुजरती है। भू मतलब पृथ्वी, मध्य मतलब मध्य, और पृथ्वी के 2 हिस्से में बांटती है, जिसे हम ऊपर वाले हिस्से को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, नीचे वाले हिस्से को दक्षिण गोलार्ध कहते हैं। हालांकि पृथ्वी में ऊपर नीचे कुछ होता नहीं है, पूरा कंप्लीट पृथ्वी अपने आप में कंप्लीट है। अगर इस ध्रुव पर जो आदमी खड़ा है उसे अगर आप पूछेगा कहाँ हो, तो बोलेगा पृथ्वी पर खड़े हैं। यहाँ भी जो आदमी है उसे पूछेगा कहाँ हो, तो भी बोलेगा पृथ्वी पर खड़े हैं। मतलब कंप्लीट ऊपर नीचे कुछ नहीं होता। ये नहीं बोलेगा कि मैं ऊपर हूँ या नीचे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि लटका होगा और ये अटका होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कंप्लीट पृथ्वी पे है, तो पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं। फिर भी हम पृथ्वी से दूर अपने आप को बाहर करके तब पृथ्वी को देखो तो हमेशा महसूस होता है कि ऊपर या नीचे है, और ऊपर वाले हिस्से को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले हिस्से को दक्षिण गोलार्ध कहते हैं। जो पृथ्वी के ठीक बीच से जो रेखा गुजर रही है उसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, और इसका जो वैल्यू उसे हम 0 डिग्री कहते हैं। और इसके बाद कंप्लीट 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री ऐसे करते करते, और ये जो ध्रुव है इसे हम 90 डिग्री कहते हैं, क्योंकि उत्तर में इसलिए इसे हम नॉर्थ कहते हैं, और यह दक्षिण में इसे हम 90 डिग्री कहेंगे, दक्षिण में इसे हम लोग साउथ कहते हैं। और उसके बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री ऐसे करते करते 90 डिग्री के पास तक रेखाएं खींची गई है, और ऐसे करके 90 डिग्री के पास तक रेखाएं खींची गई। जो रेखाएं खींची गई लास्ट और 89 डिग्री है, उत्तरी गोलार्ध में भी, दक्षिण गोलार्ध में भी। इसके आधार पर देखिए तो देखिए, जो रेखा है उसे हम अक्षांश रेखा कहते हैं। तो 89 ऊपर, 89 नीचे और 1 ये,
तो 89 प्लस 1 बराबर 179, तो अक्षांश रेखा की संख्या 179 हो जाएगा। लेकिन आपसे अक्षांश पूछे तो अक्षांश सभी को कहते हैं, तो 90 ऊपर 90 नीचे और प्लस 1, तो इसे कहते हैं 181। तो अक्षांश की संख्या कितनी हो जाएगी? 181। इस पर बात हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, इसलिए हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। जब हम टॉपिक में इन करेंगे तो फिर आराम से बात करेंगे, ठीक है। अब बात करें कि ये जो भूमध्य रेखा है, इसके समांतर में बहुत सी रेखा खींची गई, और भूमध्य रेखा कंप्लीट अपने आप में वृत्त है। ऐसा नहीं कि पृथ्वी की एक पृथ्वी पूरा चपटा है और एक हिस्से पर खींच ले, ठीक है, ऐसा नहीं है। पृथ्वी गोल है, तो जैसे नारियल है, नारियल में आप धागा लपेटते हैं, जैसे हाथ है तो हाथ को पृथ्वी मान लीजिए और एक है कलावा, तो इसको हम लपेटेंगे। वैसे ही पृथ्वी पर ऐसी रेखाएं हैं, ऐसी रेखा है नहीं, हम कल्पना करते हैं, ऐसा मान लिए, ताकि हम पृथ्वी का अध्ययन ठीक से कर पाए। तो ये क्या है? भूमध्य रेखा, और इसके समांतर में रेखा खींची गई 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री से 90 तक खींची गई, 89 डिग्री तक रेखा खींची गई। तो याद रखना है, भूमध्य रेखा के समांतर जितनी रेखाएं खींची गई उसे हम अक्षांश रेखा कहते हैं, लाइन ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं, आ रहा समझ में, और इसे भी लाइन ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं। जब यहाँ से हम सन को देखते हैं तो सन का जो प्रकाश जाता है, वो प्रकाश जाने के बाद पृथ्वी चूंकि बीच से उभरी हुई है, तो इसके बाद एक हिस्सा है 23 और 24 के बीच में, और दक्षिण गोलार्ध में हिस्सा है 23 और 24 के बीच में। क्योंकि याद रखना कि उत्तरी गोलार्ध में प्रकाश की जैसी स्थिति होगी, दक्षिण गोलार्ध में प्रकाश की स्थिति ऐसी ही होगी, क्योंकि पृथ्वी बीच से उभरी हुई है और पृथ्वी का कंप्लीट एक शेप अपने आप में है। तो अगर यहाँ से टॉर्च जलाएं या फिर हम सूर्य को रखें, तो यहाँ से जो लाइट जाएगा, और लाइट उत्तरी गोलार्ध में जिस हिस्से तक पड़ेगा, दक्षिण गोलार्ध में उसी हिस्से तक पड़ेगा। आ रहा है चीज समझ में? तो कहां तक पड़ेगा? तो 23 और 24 के बीच में। तो 23 और 24 के बीच में है, जिसे 23 के बाद 24 आ रहा है, तो हम 23.5 डिग्री रेखा कहेंगे। तो इधर जो रेखा हो जाएगा, उस रेखा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 23.5 डिग्री, और इधर भी रेखा कितना हो जाएगा? 23.5 डिग्री। आ रहा समझ में? चूंकि ये जो 23.5 डिग्री रेखा है और ये जो 23.5 डिग्री रेखा है, तो ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध में तो 23.5 डिग्री नॉर्थ हम लिखेंगे, और नीचे दक्षिण गोलार्ध में इसे लिखेंगे 23.5 डिग्री साउथ। याद रखना है कि 21 जून को जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करता है, तो प्रवेश करने के बाद सूर्य का प्रकाश इस रेखा पर पूरा लंबवत एकदम 90 डिग्री के साथ पड़ता है, और उस दिन इस कर्क रेखा पर जितने भी लोग रहते होंगे, देश रहता होगा, उसके लिए सबसे लंबे दिन होते हैं। इस पर हम बात नेक्स्ट लेसन में करेंगे। तो चूंकि कर्क राशि में जाने के बाद सूर्य का कंप्लीट प्रकाश एकदम पूरा प्रत्यक्ष सीधा सीधा प्रकाश इस पर पड़ा, इसलिए इस रेखा का नाम रखा गया कर्क रेखा, ठीक है। और जब मकर राशि में सूर्य प्रवेश करता है, तो मकर राशि में प्रवेश करने के बाद जो दक्षिण गोलार्ध का जो रेखा है 23 और 24 के बीच में, जैसे हम 23.5 डिग्री रेखा कहें, तो मकर राशि में प्रवेश करने के बाद 22 दिसंबर को सूर्य का प्रकाश पूरा कंप्लीट इस पर सीधा पड़ता है, इसलिए इस रेखा को हम कहते हैं मकर रेखा। क्या कहते हैं? मकर रेखा। डेट आप याद रख सकते हैं, हालांकि उसकी चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। अब याद रखना कि इसके बीच में जितनी रेखा है, इसके बीच में जितनी भी रेखा है, मतलब 0 डिग्री के बाद क्या होगा? 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे करके 23.5 डिग्री तक आएगा रेखा। उसका इधर भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे करके 23.5 डिग्री तक रेखा आएगा। तो इसके बीच में जितनी भी रेखा है, उस पर कम से कम एक बार, कम से कम, मैं वर्ड बोल रहा हूँ कम से कम, आगे नेक्स्ट लेसन में ज्यादा डिटेल से समझाएंगे इस बात को। अभी मैं कह रहा हूँ कि कम से कम एक बार सूर्य का प्रकाश सीधा 90 डिग्री के पास। अब देख लीजिए, आप खड़ा है, कभी कभी देखें कि बच्चा आता है टॉर्च लेके और आपको मुंह में सटा के और टॉर्च बांट देगा। बांटने का मतलब टॉर्च जला देगा, ठीक है। तो टॉर्च जब आपको जला दिया तो फोकस पड़ेगा और धीरे धीरे आपको गर्मी लगने लगेगा। या फिर आप ऐसा कीजिए कि जो रेडमी वगैरह का फोन है, तो उसका लाइट इंटेंसिटी बहुत हाई होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि जेब में आप रख लिए टॉर्च जलाकर, फोन का टॉर्च जलाकर, फिर आपको लगेगा कुछ जल रहा है, ठीक है, तो अजीब सा होने लगता है। तो ऐसा जब हो रहा है, समझने वाली बात है, तो प्रकाश की इंटेंसिटी के कारण क्यों? क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है आपके साथ। अब समझिए, आपके मुंह पे लगातार टॉर्च जला रहे हैं, इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि AK-47 पकड़े हुए हैं। तो अगर आपके मुंह पे लगातार हम टॉर्च जला रहे हैं, तो आपके मुंह के साथ जो लाइट है वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो 90 डिग्री का एंगल जब बनेगा तो उसका प्रकाश का इंटेंसिटी ज्यादा होगा, आपको जलन महसूस होगा, मतलब गर्मी ज्यादा महसूस होगा, उष्मा ज्यादा महसूस होगा। जलन एक अलग स्वभाव ही होता है जलन का, ठीक है। तो समझिए, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के बीच जितनी भी रेखा है, मतलब 1 डिग्री रेखा, 2 डिग्री रेखा, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, ऐसे करके 23.5 डिग्री तक, 23.5 डिग्री तक, इसके बीच में जितनी रेखा, उस पर सूर्य का प्रकाश कम से कम वर्ष में एक बार, कम से कम एक बार, ज्यादा से ज्यादा 2 बार भी होगा। आ रहा समझ में? और ज्यादा से ज्यादा 2 बार कहाँ होगा, इस पर हम बात करेंगे आगे नेक्स्ट लेसन में। अभी आपको याद रखना, कम से कम एक बार सीधा जरूर पड़ेगा, इसी के बीच में, इसके बाद नहीं, इसके बाद नहीं, ठीक है। तो इसी के बीच में पड़ेगा, और इसी के बीच में जब पड़ेगा 90 डिग्री के साथ पड़ेगा, तो बताइए गर्मी ज्यादा या कम? बोलना है मेरे साथ, गर्मी ज्यादा या कम? तो गर्मी ज्यादा।
और गर्मी ज्यादा तो गर्मी को ही उष्ण कहते हैं, उष्ण ज्यादा। और आपको पिछले क्लास में बताया कि अक्षांश रेखा के बीच के क्षेत्र को कटिबंध कहते हैं, जोन कहते हैं, जोन कहते हैं। अब समझने वाली बात है, क्योंकि इसके बीच सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना के पड़ा है, तो गर्मी ज्यादा होगा, उष्ण होगा। और अक्षांश रेखा के बीच के क्षेत्र को कटिबंध कहते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, उष्ण कटिबंध कहते हैं। आ रहा है समझ में? और याद रखें, चूंकि ये रेखा टेम्परेचर को दिखाती है, टेम्परेचर दिखाने वाले रेखा को ट्रॉपिक कहते हैं। और लास्ट टेम्परेचर कौन दिखा रहा है? कर्क रेखा। लास्ट टेम्परेचर कौन दिखा रहा है? मकर रेखा। इसलिए इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, टेम्परेचर दिखाने के लिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसे टेम्परेचर दिखाने के लिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। इस पर बात पिछले क्लास में की है। तो चलिए बताइए मेरे साथ, जल्दी बताइए कि इसके बीच जो क्षेत्र, इसे क्या कहेंगे? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय, ट्रॉपिक जोन। आ रहा समझ में? ठीक है। और उष्ण कटिबंध को दिखाते हैं, इसलिए इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहें। आ रहा समझ में? जल्दी बताइए। चलिए अब इसके बाद देख लीजिए, इसके बाद जो रेखा है 66.5 डिग्री, और इसके देखा है 66.5 डिग्री। 66.5 डिग्री रेखा कैसे खींचेगी उस पर हम बात अगले क्लास में करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा कंसेप्ट है, बढ़िया कंसेप्ट है। ये नॉर्थ है और ये साउथ है। मैं बता दिया कि कर्क रेखा के बाद और मकर रेखा के बाद, अगर आपसे कोई पूछे कर्क रेखा के बाद मकर रेखा के बाद, मतलब कर्क रेखा के उत्तर की ओर और मकर रेखा के दक्षिण की ओर, क्या कोई ऐसी रेखा है जिस पर सूर्य का प्रकाश 90 डिग्री बनाए? कभी नहीं, जब तक पृथ्वी रहेगा। अभी तक तो नहीं हुआ है और आगे भी संभावना है कि नहीं होगा कभी भी, किसी भी। इसके बाद 23.5 डिग्री के बाद 24 शुरू हो जाएगा, 25 शुरू हो जाएगा, 26, 23.5 के बाद 24, 25, 26 ऐसे शुरू हो जाएगा, 90 डिग्री तक जाएगा, 90 डिग्री तक जाएगा। ऐसी कोई रेखा नहीं जिस पर सूर्य का प्रकाश अब सीधा पड़े। मतलब साफ साफ है कि 23.5 डिग्री साउथ और 23.5 डिग्री नॉर्थ, मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद ऐसी कोई रेखा नहीं जिस पर सूर्य का प्रकाश सीधे पड़े। सूर्य का प्रकाश कैसा पड़ेगा? तिरछा पड़ेगा। और आप ये जानते हैं कि अगर किसी पर आप टॉर्च जलाए सीधा तो कुछ ही क्षेत्र में प्रकाश रहेगा, और आप तिरछा कर दें तो प्रकाश का फैलाव ज्यादा हो जाता है। कभी आप देखिएगा कॉपी पर करके कि एक बार क्या कीजिए, कॉपी रखिए और सूर्य का टॉर्च ऐसे जलाइए, ठीक है। टॉर्च जलाने के बाद आप पाएंगे कि उसका प्रकाश कॉपी पे कुछ हिस्सों पर पड़ रहा है। एनसीईआरटी में इसकी एक होगा, ऐसा चित्र बनाया भी होगा एनसीईआरटी में। तो कुछ हिस्से पर प्रकाश पड़ रहा है, थोड़ा सा टॉर्च को तिरछा कीजिए तो आप पाएंगे कि ज्यादा क्षेत्र छेक रहा है। उसमें इंटेंसिटी कम होगा, मतलब गर्मी कम होगा, लेकिन क्षेत्र ज्यादा विस्तार कर रहा है। उसी प्रकार देखिए, क्योंकि पृथ्वी है तो यहाँ तक प्रकाश सीधा पड़ रहा है तो कम क्षेत्र छेकेगा, लेकिन इसके बाद प्रकाश तिरछा हो जाता है, तो तिरछा होने के बाद पूरा प्रकाश यहाँ तक, पूरा प्रकाश यहाँ तक आएगा। आ रहा समझ में? तो प्रकाश धीरे धीरे जैसे जाएगा वैसे से प्रकाश की गर्मी कमते जाएगी। और ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में समझिए ये जो ध्रुव है, ध्रुव काफी चपटा है तो यहाँ प्रकाश ठीक से नहीं जाएगा, ध्रुव चपटा है तो प्रकाश ठीक से नहीं जाएगा। तो ये काफी ठंडा होता है और ये काफी गर्म होता है। और जो बीच का क्षेत्र है ये 37 से 66, ये इससे गर्म और मतलब इससे ज्यादा गर्म, जिसे इससे जो ए वाला क्षेत्र है, मतलब समझ रहे, ए वाला जो क्षेत्र है, मतलब 66 से 90 वाला जो क्षेत्र है, इससे ए वाला जो भाग है 23.5 से 66 वाला भाग ज्यादा गर्म है, और ये जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र उससे ठंडा है। तो यहाँ गर्मी भी है, ठंडा भी है, इसलिए इस क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। उसी प्रकार 23.5 डिग्री साउथ से 66 डिग्री साउथ तक के बीच के क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। उपोष्ण क्या होता है इसको हम आगे देखेंगे, जलवायु कटिबंध। तो अभी आपको समझना है कि उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और ये वाला जो क्षेत्र है, इसमें चूंकि पृथ्वी देख लीजिए ठीक से, तो पृथ्वी काफी, देखिए एक पृथ्वी है, टॉर्च जलाए तो टॉर्च जलाने के बाद यहाँ तो प्रकाश पूरा सीधा पड़ेगा, जैसे जैसे जा रहा है वैसे प्रकाश की मात्रा कमती जाएगी। तो लास्ट का जो क्षेत्र है, मतलब 66 डिग्री के बाद, 66 डिग्री के बाद इसमें प्रकाश सीधे नहीं पड़ती है। और समझने वाली बात है, प्रकाश धीरे धीरे कमते जाएगी, दिन की अवधि कमते जाएगी और यह ठंडा होते जाएगा, इसलिए इसे शीत कटिबंध कहते हैं, इसे शीत कटिबंध कहते हैं। तो मेरे साथ दोहराइए, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, मतलब शीत और उष्ण दोनों, उसके बाद शीत कटिबंध। फिर नीचे आइए, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। आ रहा समझ में? तो समझना है, एक लाइन से फिर रिपीट कर लेना है कि पूरे मकर रेखा से कर्क रेखा के बीच सूर्य का प्रकाश पूरा लंबवत पड़ेगी, इसलिए उसे उष्ण कटिबंधी कहते हैं। और जैसे जैसे उत्तरी गोलार्ध में जाएंगे या दक्षिण गोलार्ध में जाएंगे तो 23 डिग्री के बाद, मतलब कर्क रेखा के बाद 23 डिग्री साउथ, मतलब मकर रेखा के बाद सूर्य की प्रकाश तिरछा होने लगती है, और तिरछा होने के कारण 37 से 66 तक सूर्य की प्रकाश पड़ती ठीक ठाक, अच्छी भी नहीं और खराब भी नहीं। यही रीजन है, पड़ती है मतलब जिसमें इंटेंसिटी कम भी है, मीडियम रहता है।
यही रीजन है कि इसमें ठंडी और गर्मी दोनों पड़ते हैं, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। शीत और उष्ण, शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। और उसके बाद सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है, इसलिए इसे हम शीत कटिबंध कहते हैं, और इसलिए इसे भी हम शीत कटिबंध कहते हैं। ये बात आपको लग रहा है, मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा है। और आपको बता दूं कि जैसे जैसे आप उत्तरी गोलार्ध में जाएंगे, जैसे जैसे आप दक्षिण गोलार्ध में जाएंगे, वैसे वैसे अक्षांश रेखा की जो लंबाई है वो लंबाई कमती जाएगी। इस पर हम बात किए पहले भी, और देख लीजिए, खींच के देख लीजिए। देखिए विषुवत रेखा की लंबाई सबसे ज्यादा है, ठीक है। थोड़ा सा मतलब मामला ही गलत बना दिए। तो विषुवत रेखा देख लीजिए, क्योंकि बीच का भाग है, यहाँ देख लीजिए ये बीच का भाग है, तो काफी उभरा हुआ है। तो बीच का जो विषुवत रेखा वो पृथ्वी पर जो अक्षांश रेखा सबसे लंबी अक्षांश रेखा, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे नीचे जाएंगे, वैसे वैसे इसकी जो लंबाई कमती जाएगी। तो आपसे अगर सवाल पूछा जाए कि अगर अक्षांश रेखा ध्रुव की ओर जा रही है तो उसकी लंबाई घटेगी या बढ़ेगी, तो घटेगी, सिंपल सी बात है। यानी पूरे पृथ्वी में विषुवत रेखा सबसे लंबी अक्षांश रेखा है, ठीक है। इस बात को नोट कर लीजिएगा। तो ये हमारा जो अक्षांश रेखा का कॉन्सेप्ट था, ये बात हम समझ गए, ठीक है। अब हम इस लेक्चर में इन करने वाले हैं। अब एक बात को थोड़ा सा और हम देख लेते हैं, थोड़ा सा बड़ी बेसिक बात है, देख लीजिए। ये हमारा पृथ्वी है, और अब लिंक करेंगे हम लोग वहां से। ये क्या है? विषुवत रेखा, ये है कर्क रेखा, ये मकर रेखा, ये 66.5 जिसे हम आर्कटिक रेखा कहते हैं। आर्कटिक जो नॉर्मली उस क्षेत्र को कहा जाता है जहां ध्रुवीय भालू पाए जाते हैं, जहां भालू पाए जाते हैं उसे आर्कटिक कहते हैं। आर्कटिक एक प्रकार का ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है हैबिटेट ऑफ बियर, मतलब भालू का निवास स्थान, इसलिए इसका नाम आर्कटिक रखा गया। और इसके ठीक विपरीत में, तो विपरीत में था, इसलिए इसे एंटार्क्टिक मतलब आर्कटिक का दुश्मन कहा गया, ठीक है। तो ये 66.5 डिग्री आपको याद रखना है। आर्कटिक नॉर्थ है 23.5 डिग्री, नॉर्थ है मतलब कैंसर। उसके बाद 0 डिग्री, उसके बाद 23.5 डिग्री साउथ मकर या कैप्रिकॉर्न, और 66.5 डिग्री साउथ मतलब एंटार्क्टिक, ठीक है। अंटार्कटिका भी कहते हैं इसे। अब देखिए, अभी आप देख चुके हैं कि ये जो क्षेत्र, इसे क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, 0 डिग्री। अब सोच लीजिए कि जो लोग इस 0 डिग्री वाला जो क्षेत्र है 23.5 डिग्री, इस क्षेत्र में जितने भी देश पाए जाते होंगे, तो लोग तो वहां रहते होंगे, और जो जो लोग यहाँ रहते हैं उसका स्थिति क्या होगा, समझिए। मतलब गर्मी तो बहुत ज्यादा पड़ेगी। तो जलवायु पर हमें बात करना नहीं, हमें बात ये करना है कि अक्षांश रेखा जो है, ठीक है, समझिए इस बात को। अक्षांश रेखा हम इस लेसन को क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अक्षांश और देशांतर से हम जो पृथ्वी पर है किसी भी स्थान की स्थिति को समझ पाए। स्थिति का मतलब हम कहाँ हैं, अब स्थिति का मतलब हमारे आसपास कहाँ है, आसपास क्या है, ठीक है। आसपास क्या क्या है उसे अवस्थिति कहते हैं। इस पर बात करेंगे हम। एक टॉपिक पढ़ने में भारत की स्थिति और अवस्थिति। स्थिति मतलब जैसे कोई पूछे क्या स्थिति है, तो स्थिति लोकेशन समझना है, तो समझिए स्थिति क्या होता है, हम कहाँ हैं। तो हम अपने आप को अगर देखें तो स्थिति है। जैसे भारत कहाँ है, तो भारत मतलब 68 डिग्री से शुरू होता है, देशांतर में बात करें तो 68 डिग्री से शुरू होता है और 97 डिग्री पे समाप्त हो जाता है, तो भारत का लोकेशन हो गया। और अवस्थिति मतलब भारत तो है, तो भारत के आसपास में क्या, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, उसके बाद म्यांमार है। तो ये जो पूरा हो गया, ये भारत की अवस्थिति हो गया। तो अवस्थिति का मतलब स्थिति के साथ वो एग्जैक्ट कहाँ है, उसके आसपास क्या है, उसे अवस्थिति कहते हैं। और स्थिति का मतलब वो कहाँ है, उसे स्थिति कहते हैं। तुम कहाँ हो, स्थिति। तुम कहाँ हो, तुम्हारे आसपास क्या है, वीडियो कॉल पे दिखाओ, ये अवस्थिति। आ रहा समझ में? ठीक है, चलिए। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया। नहीं क्लियर हुआ, हम कुछ सवाल से पूछना चाहते थे। चलो देखिए, अब मान लीजिए कि 0 डिग्री जिसे लाइन ऑफ इक्वेटर कहते हैं, एक जिस देश से होकर गुजरता होगा उस देश का हालत गर्म हो जाता होगा, मतलब गर्मी से हाई गर्मी वाला हालत हो जाता होगा। तो गर्मी बहुत ज्यादा है, हॉट, समझ रहे हैं। तो ये वाला मामला कॉन्सेप्ट है। अब समझिए कि आखिर कौन कौन से देश हैं जिस देश से 0 डिग्री लाइन गुजरती, तो इस लाइन को भी, और ये सवाल पूछे भी जाते हैं एग्जाम, तो याद रखना है। और वहीं से हम टॉपिक लिंक करेंगे क्या, देशांतर, ठीक है। चलिए, तो अब आपके पास अगर एटलस है तो एटलस को निकाल लीजिए। एटलस का समय आ गया है, और मैं जैसे जैसे बोलता हूँ उसको एटलस से मिलाइए। तो एटलस में कहाँ मिलाएंगे, तो अब जो एक महादेश वाला होगा, एक ही मतलब एटलस में एक क्षेत्र होगा। वर्ल्ड मैप अगर आपके पास है तो वो देख लीजिए। वर्ल्ड मैप मतलब कंप्लीट एक ऐसा पेज चाहिए जिसमें वर्ल्ड मैप पूरा हो, मतलब सभी कॉन्टिनेंट दिया हो। तो अगर एटलस निकाल लिए, वीडियो को रोक लीजिए, पहले एटलस को निकाल लीजिए। और उसको निकालने के बाद अभी हम देखने वाले हैं कि अक्षांश रेखा तो बहुत है, जैसे कर्क रेखा है, मकर रेखा है, और लाइन ऑफ इक्वेटर है, विषुवत रेखा है, जिसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। तो अभी हम बात करने वाले हैं कि भूमध्य रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है। क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में सवाल आता है।
और इसलिए नहीं बात करें कि एग्जाम में सवाल आता है, इसलिए बात करें कि हम कुछ ऐसी बात तक पहुंचेंगे कि देशांतर पढ़ने को मजबूर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो पेशेंस रखिए, एनर्जी बनाए। और हम टॉपिक को क्या पढ़ने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से देश है जहां से विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा गुजरती है, 0 डिग्री लाइन गुजरती है। हम आगे की क्लास में भी देखेंगे कि अक्षांश रेखा किन किन देशों से गुजरती है, देशांतर रेखा किन किन देशों से गुजरती है, वो भी देखेंगे। फिलहाल टॉपिक क्या है, अक्षांश रेखा जो 0 डिग्री है वह किन किन देशों से गुजरती है। चलिए, तो 0 डिग्री किन किन देशों के गुजरती है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं। चलिए अब गौर करना है, जैसे मैं बता रहा हूं आपको इस बात को फील करना समझना है। सबसे पहले आपको मैप में देखना है, मैप में देखने के बाद मैं जैसे जैसे फील कराऊंगा वैसे वैसे मेरे साथ चलना है, एंजॉय करना है। चलिए 0 डिग्री लाइन खोजिए, तो 0 डिग्री लाइन आपको मिलेगा। और नहीं मिल रहा है तो दक्षिण अमेरिका में जो दक्षिण अमेरिका में जगह जिसका नाम है इक्वाडोर मिल रहा है। कोलंबिया होगा, कोलंबिया के नीचे होगा इक्वाडोर, कोलंबिया के नीचे में, कोलंबिया के साइड में ब्राजील मिला, और ब्राजील के साइड में देखे तो इक्वाडोर है। वास्तव में जाने कि उसका नाम इक्वाडोर क्यों है। इक्वाडोर का नाम इक्वाडोर इसलिए पड़ा क्योंकि इक्वा मतलब होता है इक्वेटर और डोर मतलब होता है दरवाजा। मतलब इक्वेटर के प्रवेश करने का जो डोर है, इक्वेटर का प्रवेश करने का जो रास्ता है वो इक्वाडोर से होकर के जाती है, इसीलिए उस देश का नाम इक्वाडोर रखा गया। इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि 0 डिग्री लाइन या इक्वेटर या भूमध्य रेखा सबसे पहले किस देश में प्रवेश करती, तो सबसे पहले किसमें, इक्वाडोर में। इक्वाडोर, इक्वा मतलब, इक्वा का अर्थ होता है इक्वेटर और डोर का मतलब दरवाजा, अर्थात वह कौन सा देश है जिस देश की दरवाजा से इक्वेटर या भूमध्य रेखा प्रवेश करते है, उसका नाम क्या है, इक्वाडोर। समझ गए। तो सबसे पहले इक्वेटर हो गया। तो अगर इक्वेटर पूछे जैसे 0 डिग्री लाइन या भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा किन किन देशों से गुजरती, तो सबसे पहले आपका देश एक देश कंप्लीट हो गया जिसका नाम क्या है, इक्वाडोर। ठीक है, चलिए देख लीजिए, इक्वाडोर से प्रवेश करोगे 0 डिग्री लाइन। उसके बाद देखिए इक्वाडोर के बाद एक देश आएगा जिसका नाम है कोलंबिया। दिखाई दे रहा है। कोलंबिया नाम इसलिए पड़ा, मैं थोड़ा सा इसलिए इस पर नाम पर जा रहा हूं कि इससे आपका देश याद हो जाएगा। तो कोलंबिया नाम इसलिए पड़ा क्योंकि कोलंबिया में जो कोलंबस है, क्रिस्टोफर कोलंबस, जो अमेरिका के खोज करने वाले हैं, भारत की खोज के लिए निकले थे लेकिन चले गए थे अमेरिका। कई लोग कहते हैं पौवा चढ़ाए हुए थे, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, उनके पास दिशा सूचक यंत्र नहीं था। तो चलिए कोलंबिया में गए। तो कोलंबिया की अगर बात करें तो कोलंबिया में कोलंबस लंबे समय तक स्टे किए थे, ठहरे थे, इसीलिए उसका नाम कोलंबस के नाम पर उसका नाम रखा गया कोलंबिया। तो भूमध्य रेखा सबसे पहले किस देश से होकर गुजरती है, किस देश में प्रवेश करती है, तो इक्वाडोर, और इक्वाडोर के बाद देखिए कोलंबिया है। तो दो देश आपको याद हो गया, पहला इक्वाडोर, उसके बाद कोलंबिया। उसके बाद आप आगे जाते हैं तो कोलंबिया के बाद एक देश आएगा, देख लीजिए, उसका नाम है ब्राजील। ब्राजील एक बड़ा देश है। ठीक है, हम इस पर बात करेंगे। हालांकि ब्राजील नाम के ऊपर अगर आप जानना चाहते हो तो आपको बता दूं कि ब्राजील जो है, ब्राजील में सबसे ज्यादा तार का पेड़ होता है। अपने तरफ जो तार होता है, तार वाला तारी दल, तो तार जो है टूडी जिसे कहते हैं, तारी, तो वो जो है ब्राजील में सबसे ज्यादा होता है। और ब्राजील में इसे ब्राजीलियस कहते हैं। और याद रखना, तार वाला जो तारी है हमारा, मतलब हम लोग की तरफ जो तार का पेड़ है, तार का पेड़, उसी को ब्राजील में ब्राजीलियस या ब्राजीलिया कहा जाता है। और चूंकि वो पेड़ बहुत ज्यादा मात्रा में था तो उसी पेड़ के नाम पर उस देश का नाम ब्राजील रखा गया। आ रहा समझ में। चलिए, तो 3 देश हो गया। पहला इक्वेटर, इक्वाडोर मतलब इक्वेटर जहां जहां से क्रॉस करती, तो पहला देश क्या हो गया, इक्वाडोर। इक्वाडोर के बाद क्या हो गया, कोलंबिया। कोलंबिया के बाद क्या हो गया, ब्राजील। यानी देख लीजिए दक्षिण अमेरिका महादेश है। तो दक्षिण अमेरिका महादेश में अगर आपसे पूछे कि दक्षिण अमेरिका महादेश में इक्वेटर किन किन देशों से गुजरती, तो आप देख लीजिएगा कि इक्वाडोर, इक्वा मतलब आपको याद रखना है, इक्वा मतलब इक्वेटर, डोर मतलब दरवाजा, मतलब इक्वेटर का दरवाजा, मतलब भूमध्य रेखा का दरवाजा कौन सा है, इक्वाडोर है। इक्वाडोर का नाम इसलिए रखा गया। एक बात है। सेकेंड बात की बात करें तो कोलंबिया, पहला इक्वाडोर, उसके बाद कोलंबिया, उसके बाद ब्राजील। 3 बात कंप्लीट। उसका देख लीजिए तो अटलांटिक महासागर है, यानी अटलांटिक महासागर से प्रवेश करा है क्या, इक्वेटर, लाइन ऑफ इक्वेटर। उसके बाद आप आगे जाइएगा तो आगे आपको मिलेगा साउ टोमे, एक आइलैंड है साउ टोमे, देख लीजिए। तो साउ टोमे मिलेगा। और साउ टोमे के बाद, साउ टोमे नाम क्यों पड़ा, तो साउ टोमे एक राजा थे, और वो राजा मतलब बहुत बड़ी जनजाति समूह थी, और जनजाति का जो नेतृत्व करने वाला था साउ टोमे था। ठीक है, और साउ टोमे बहुत दिनों तक शासन किया था, उसी के नाम पर उसका साउ टोमे नाम पड़ा। हालांकि सब पूछा आपसे नहीं जाएगा, थोड़ा सा ध्यान में रहे देश, इसलिए मैं ऐसा बता रहा हूँ। तो साउ टोमे, और साउ टोमे के बाद एक देश आएगा जिसका नाम है गेबोन, देख लीजिए। चलिए फिर से रिपीट कीजिए कि भूमध्य रेखा किन किन देशों में गुजरती, तो सबसे पहला क्या है, इक्वाडोर। इक्वाडोर के बाद कोलंबिया, कोलंबिया के बाद ब्राजील, ब्राजील के बाद साउ टोमे, और साउ टोमे के बाद अगर देखिए तो उसका नाम है गेबोन। गेबोन के बाद आप अगर जाते हैं तो मिलेगा कोंगो। कोंगो 2 देश,
सबसे पहले मेरे साथ रिपीट कीजिए और रिपीट करके सबसे पहले महसूस कीजिए मेरे साथ। मतलब हम लोग को क्या देखना है, अभी देखना है कि भूमध्य रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है। अगर इन चीजों का आपको देखना है तो सबसे पहले मेरे साथ महसूस कीजिए और एटलस खोलिए और एटलस में वर्ल्ड मैप जिसमें दिया हुआ है पूरा, उसमें देखिए 0 डिग्री लाइन किन किन देशों से गुजरती है। और इसे आप देखना चाहते हो तो सबसे पहले आप जाइए दक्षिण अमेरिका में, और दक्षिण अमेरिका में एक देश है ब्राजील देखिए, और ब्राजील के ठीक बगल में एक देश मिलेगा इक्वाडोर। उसका नाम इक्वाडोर रखा है इसलिए गया, जैसे अगर आपसे कोई पूछे या नहीं भी पूछे तो इक्वाडोर नाम क्यों पड़ा, तो इक्वाडोर के पीछे कहानी है कि इक्वा मतलब इक्वेटर और डोर मतलब दरवाजा, तो इक्वेटर का दरवाजा, इक्वेटर जहां से प्रवेश करते उसे इक्वाडोर कहा गया। कोलंबिया बाद में, कोलंबिया नाम इसलिए रखा गया क्योंकि कोलंबस जो थे, क्रिस्टोफर कोलंबस जो अमेरिका का खोज किए थे, तो बहुत लंबे समय तक कोलंबिया में ठहरे थे, उनका कोलंबिया से गहरा लगाव था, इसलिए उनके नाम पर रखा गया कोलंबिया। और उसका ब्राजील नाम इसलिए रखा गया जो तार का पेड़ हमारी तरफ पाया जाता है, टूटी जिसे हम तारी कहते हैं, तार वाला तारी तो खजूर वाला कम, तो जो तारी है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है, जो तार का पेड़ है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है ब्राजील में। और तार के पेड़ को ब्राजील भाषा, जो वहाँ के लोकल भाषा में ब्राजीलियस कहते थे, उससे ब्राजील के नाम पर उस क्षेत्र का नाम पड़ गया ब्राजील। आ रहा समझ में? तो हमें ध्यान रखना है कि 0 डिग्री लाइन किन किन देशों से गुजरती है, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और यह सवाल एग्जाम में आते भी हैं। चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले महसूस करते हैं, बोलिए ओ मेरे साथ, ठीक है। और बहुत आराम से मैप को ठीक से देखना है, उसके बाद फिर आंख बंद करके फिर उसे विजुअलाइज करना है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, टॉपिक क्या हमारा कि भूमध्य रेखा किन किन देशों से गुजरती है। तो सबसे पहला देश क्या हो जाएगा, तो सबसे पहला होगा इक्वेटर का डोर, इक्वाडोर। तो चलिए भूमध्य रेखा सबसे पहले प्रवेश कहां से करती है, इक्वाडोर से। एक बात कंप्लीट। इक्वाडोर के बाद आप जैसे ही जाएगा तो इक्वाडोर के बाद आपको मिलेगा कोलंबिया। दक्षिण अमेरिका में देख लीजिए, सबसे पहले दक्षिण अमेरिका में तो इक्वाडोर दिखाई दे रहा है मैप में। इक्वाडोर के बाद महसूस कीजिए, इक्वाडोर हम वहां प्रवेश कर रहे हैं जहां से इक्वेटर प्रवेश करती है। इक्वेटर जिस दरवाजे से प्रवेश की उसी दरवाजे से हम प्रवेश कर रहे हैं, मतलब सबसे पहले इक्वाडोर में इक्वेटर प्रवेश की, भूमध्य रेखा प्रवेश की। चलिए एक लाइन कंप्लीट, एक देश कंप्लीट हो गया। सेकंड देश पर बात करें तो सेकंड देश कौन सा होगा, तो सेकंड देश होगा कोलंबिया। मुझे दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, आपके सामने एटलस है, आप ठीक से देखिए एटलस को। तो एटलस को ठीक से देखने के बाद एक तो वहां मैप बना हुआ है, और आप गहराई से देखेंगे, बार बार देखेंगे तो आपका एक मैप माइंड में बन जाएगा जो आपको हवा में दिखाई देगा। तो आपके पास दो मैप होगा, एक मैप आपका घर पे छूट भी जाए तो ये माइंड मैप कभी नहीं छूटेगा, ठीक है। चलिए तो एक क्या हो गया हमारा कंप्लीट। तो एक सबसे पहले भूमध्य रेखा किस देश में प्रवेश करती है, तो दक्षिण अमेरिका महादेश है, उस महादेश में एक देश है जिसका नाम इक्वाडोर है, तो इक्वाडोर में सबसे पहले इक्वेटर प्रवेश करती है। एक लाइन कंप्लीट। सेकंड पर बात करें तो सेकंड कौन सा है, तो इक्वाडोर के बगल में कोलंबिया, कोलंबस का प्यारा जगह कोलंबिया, तो कोलंबिया प्रवेश करती है। कोलंबिया के बाद अगर पूछे किस देश से, तो मुझे ध्यान आ रहा है ब्राजील। देखिए ब्राजील से प्रवेश कर रही है, तो ब्राजील। तीन हो गया कंप्लीट। मतलब दक्षिण अमेरिका में 3 ऐसे देश हैं जहां से इक्वाडोर प्रवेश करती है, इक्वेटर प्रवेश करती है। पहला इक्वाडोर, दूसरा कोलंबिया, तीसरा ब्राजील। ये कंप्लीट हो गया। चलिए इसके बाद अटलांटिक महासागर आ जाता है। अटलांटिक महासागर से प्रवेश करती है क्या, विषुवत रेखा, और विषुवत रेखा भूमध्य रेखा इक्वेटर उसी को कहते हैं। फिर आप आगे जाइए तो आगे प्रवेश कर जाएगा अफ्रीका महादेश में। यानी अगर आपसे पूछे कि विषुवत रेखा किस महादेश से गुजरती है, तो महादेश भी आप बताने की स्थिति में एक तो आप दक्षिण अमेरिका देख लीजिए, और उसके बाद दक्षिण अमेरिका में 3 देश हो गया, एक इक्वाडोर, सेकेंड कोलंबिया, तीसरा ब्राजील। उसका जैसे आप इन करते हैं अफ्रीका में, तो अफ्रीका में एक द्वीप आता है जिसका नाम है साओ टोमे, ठीक है। सबसे पहले क्या है, साओ टोमे। और साओ टोमे की अगर बात करें तो साओ टोमे के बाद गेबोन, मैप देखिए, साओ टोमे के बाद क्या, गेबोन। वही अभी फिलहाल देश याद रखिए, फिर इसकी कहानी बताऊंगा, साओ टोमे नाम क्यों पड़ा, गेबोन क्यों पड़ा, वो सब चीज धीरे धीरे बताते रहूंगा और इंटरेस्ट आपको आते रहेगा। तो चलिए देखिए फिर से विजुअलाइज कीजिए। देखिए अफ्रीका में जैसे इन करते हैं, सबसे पहले क्या साओ टोमे मिला, साओ टोमे के बाद देख लीजिए गेबोन है, ठीक है, गेबोन है। चलिए तो अभी आपको याद हो गया, पहले 3 याद हो गया और अफ्रीका के 2 याद हो गया आपको, एक साओ टोमे याद हो गया, दूसरा गेबोन याद हो गया। गेबोन के बाद जैसे आप आगे जाते हैं तो आगे आपको मिल जाएगा कॉन्गो। कॉन्गो 2 है, एक लोकतांत्रिक कॉन्गो और एक गणतांत्रिक कॉन्गो, ठीक है, गणतांत्रिक कॉन्गो और लोकतांत्रिक कॉन्गो। अब समझिए इस बात को, इसको याद रखने का तरीका है कि भारत पहले क्या हुआ, भारत पहले लोकतंत्र हुआ मतलब आजाद हुआ, या फिर पहले गणतंत्र हुआ। पहले नॉर्मली याद रखना है चीजों को कि पहले संविधान लागू हुआ, तो याद रखना कि भारत पहले क्या हुआ, लोकतंत्र हुआ मतलब आजाद हुआ, और फिर गणतंत्र हुआ, और उसी को यहाँ उलट देना है। तो भारत में पहले क्या है, लोकतंत्र और फिर गणतंत्र, और यहाँ उलट दीजिए तो पहले गणतंत्र और फिर लोकतंत्र। तो जो कॉन्गो है, पहले गणतांत्रिक कॉन्गो मिलेगा और फिर लोकतांत्रिक कॉन्गो मिलेगा आपको, पहले गणतांत्रिक और फिर लोकतांत्रिक। आप याद रखिए कि पढ़ते पढ़ते हम गल जाएं,
तो ग से गणतांत्रिक पहले और लोकतांत्रिक बाद में, तो आपको ओ कॉन्गो मिल जाएगा। तो फिर से देखिए, सबसे पहले साउथ टोमे एनर्जी के साथ साउथ टोमे, और साउथ टोमे के बाद गेबॉन, गेबॉन के बाद कॉन्गो, कॉन्गो में 2 कॉन्गो हम पढ़ते पढ़ते गल गए। तो ग से पहले होगा गणतांत्रिक कॉन्गो, उसके बाद लोकतांत्रिक कॉन्गो, याद हो गया, कंप्लीट हो गया पूरा। तो देख लीजिए, उसके बाद मिलेगा 3 देश बहुत इंपॉर्टेंट है, यूकेस, जिसे तीनों देश को यूकेस कहा जाता है, युगांडा, उसके बाद केनिया, उसके बाद सोमालिया। युगांडा इसलिए नाम पड़ा क्योंकि बहुत पहले बुगांडा नाम का साम्राज्य था, और बुगांडा से जब बी हटा दीजिएगा तो युगांडा बचता है, इसलिए इसका नाम युगांडा पड़ गया। उसके बाद केनिया, उसके बाद सोमालिया। सोमालिया एक ऐसा देश है जहाँ समुद्री लुटेरा, समुद्री डाकू सब रहते हैं। वो देखिएगा पुराना मूवी वगैरह में, समुद्री लुटेरा सब, वो धर्मेंद्र बराबर के मूवी देखते हैं, तो उसमें एक आंख पे काली पट्टी लगा रहेगा, दूसरा आंख खुला रहेगा। वो साइंटिफिक होता है, और डाकू सब बड़ा साइंटिफिक होता है। उन लोग को पता है कि जहाज के अंदर जाएंगे तो जहाज के अंदर सूर्य का प्रकाश होगा तो आंख चौंधिया जाएगा, और आंख चौंधिया जाएगा तो नहीं देख पाएंगे। तो क्या करता है, पट्टी लगा के रखता है, एक पट्टी, इस पट्टी को हटा के दूसरी पट्टी पे लगा के जो आंख चौंधिया हुआ है उस पर लगा देता है, फिर दूसरी आंख से एकदम ठीक ठाक देख के काम तमाम कर देता है। तो सोमालिया कहाँ मिलता है, सोमालिया में क्या मिलता है, समुद्री लुटेरा, समुद्री डाकू, इथोपिया सोमालिया वाले भाग में। ये बात आपका कंप्लीट हो गया। मतलब फिर से आप रिपीट कीजिए। तो अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले इक्वेटर कहाँ कहाँ प्रवेश करते, देखना है बार बार आपको, आलसी बनिएगा, नहीं देखिएगा ठीक से कि ठीक है बाद में देख लेंगे, तो फिर समय आपको बाद में देख लेगा। इसीलिए याद रखना है कि समय को इतना समय नहीं कि दोबारा आपको समय दे पाए, इसलिए समय गवाइए नहीं, जिस समय जो मौका मिला उसको उसी समय सीख लीजिए। तो सबसे पहले जो लाइन ऑफ इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा सबसे पहले प्रवेश करती कहाँ, इक्वाडोर में। इक्वाडोर के बाद जो दक्षिण अमेरिका में सबसे प्रवेश करते उसके बाद अफ्रीका में प्रवेश करते, उसके बाद एशिया में प्रवेश करते, 3 महादेश में। ठीक है, सबसे पहले कहाँ, दक्षिण अमेरिका, यहाँ लिख देते हैं सबसे पहले दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। और दक्षिण अमेरिका के बाद महासागर जिसका नाम क्या, अटलांटिक महासागर। समझना है स्पीड में, दक्षिण अमेरिका, उसके बाद क्या है, अफ्रीका, और अफ्रीका के बाद अगर देखें तो उसके बाद क्या है, एशिया। तो अगर आपसे पूछे कि लाइन ऑफ इक्वेटर मतलब 0 डिग्री लाइन किस किस महादेश से गुजरती है, तो दक्षिण अमेरिका देख लीजिए मैप में, तो उसके सीध में अफ्रीका है, उसके सीध में एशिया है। ठीक है, एशिया के निचले हिस्से से, अब बीच में क्या, अटलांटिक महासागर, और इधर है हिंद महासागर। और इसके पहले बात कीजिए तो इसके पहले प्रशांत महासागर। मतलब साफ साफ देख लीजिए कि लाइन ऑफ इक्वेटर 0 डिग्री लाइन जो है वो 3 महादेश से और 3 महासागर से गुजरती है। मैप देख लीजिए, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। ये देखने वाली बात है, ऐसा नहीं कि इसमें कुछ याद करे, कोई रॉकेट साइंस है कि कोई साइंस ऐसा लगा के और ट्रिक बैठा के याद करे, नहीं। ये देखने की चीज है, बार बार देखिएगा याद हो जाएगा। मेरा फेस बार बार देखिएगा, मैं याद हो जाऊंगा। कुछ लोगों का फेस बार बार देखेगा तो इतना याद आने लगता है कि फिर याद से नुकसान होने लगता है। तो याद इतना भी नहीं देखना है कि नुकसान होने लगे, उतना देखना है कि हाँ ठीक है काम हो जाए। चलिए, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर एक सीध में है पूरा। चलिए सबसे पहले फिर से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले लाइन ऑफ इक्वेटर प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर के बाद किस महादेश में इन किया, तो दक्षिण अमेरिका में इन किया। दक्षिण अमेरिका में किस देश में, तो लाइन ऑफ इक्वाडोर में, और इक्वाडोर के बाद कोलंबिया में, कोलंबिया के बाद ब्राजील में। देख लीजिए, ब्राजील के बाद फिर अटलांटिक महासागर में आया, और अटलांटिक महासागर के बाद अफ्रीका में इन किया। अफ्रीका में प्रवेश किया सबसे पहले साउथ टोमे से, देख लीजिए प्रवेश कर रहा है कि नहीं। ठीक है, साउथ टोमे के बाद गेबॉन, और गेबॉन के बाद जैसे आप आगे जाइएगा तो गेबॉन के बाद देख लीजिए क्या है, कॉन्गो। कॉन्गो में 2 है, सबसे पहले आपको मिलेगा जो क्या नाम है, गणतांत्रिक कॉन्गो, उसके बाद लोकतांत्रिक कॉन्गो, और उसके बाद आपको मिलेगा यूकेएस। यूकेएस का साफ मतलब होता है युगांडा, केनिया, सोमालिया। तो युगांडा, केनिया, सोमालिया। अफ्रीका कंप्लीट होने के बाद आपको मिलेगा हिंद महासागर, क्योंकि हम आ रहे हैं एशिया में, और एशिया में हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान के नाम पर रखा गया नाम हिंद महासागर। ठीक है, आ रहा समझ में। तो उसके बाद कहाँ गए हम लोग, हिंद महासागर में। और हिंद महासागर में जो देश मिला नॉर्मली सबसे पहले उसका नाम है मालदीव। आपको याद रखना है, मिक्का पाजी। ठीक है, तो मालदीव, उसके बाद इंडोनेशिया, उसके बाद किरिबाती, ऐसे कुछ नहीं। पूरा कंप्लीट हो गया। इसका मतलब एक बार फिर रिपीट कीजिए मेरे साथ कि लाइन ऑफ इक्वेटर किन किन देश से होकर गुजरते, किन किन महासागर से होकर गुजरते, किन किन महादेश से होकर गुजरते। तो फिर से हम लोग यहाँ देख लेते हैं। चलिए देखिए, दक्षिण अमेरिका, यहाँ मेरे साथ विजुलाइज कीजिए। एक बार आंख बंद कीजिए आप लोग, ठीक है। अगर आप मैप देखते हैं आंख बंद कीजिए, और एक बार स्पीड में रिपीट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले प्रशांत महासागर, आंख बंद करके फील कीजिए प्रशांत महासागर। मैं भी आंख बंद कर रहा हूँ, देख लीजिए, मैं तो कैमरा के सामने, आप लोग तो ऑफ कैमरा है। तो सबसे पहले प्रशांत महासागर के बाद
इक्वाडोर में इक्वाडोर मुझे दिख रहा है, इक्वाडोर में इक्वाडोर के बाद कोलंबिया में, कोलंबिया के बाद ब्राजील में, ब्राजील के बाद अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर के बाद अफ्रीका में प्रवेश करा। अफ्रीका में सबसे पहले साउथ टोमे, साउथ टोमे के बाद गेबोन, गेबोन के बाद देख लीजिए कॉन्गो में, कॉन्गो में 2 है गणतांत्रिक, उसके बाद लोकतांत्रिक, उसके बाद यूकेएस, युगांडा, उसके बाद केन्या, उसके बाद सोमालिया, उसके बाद प्रवेश करा। उसके बाद हिंद महासागर में, हिंद महासागर में जब प्रवेश करेगा तो सबसे पहले मालदीव में, मालदीव के बाद इंडोनेशिया में, उसके बाद किरिबाती में। इंडोनेशिया सभी द्वीपों में सबसे ज्यादा इंडोनेशिया में द्वीप की संख्या लगभग 13,000 द्वीप है। ये बात हो गया कंप्लीट। देखिए पूरा कंप्लीट हो गया। इसे आप याद रखना चाहते हो तो कोई ट्रिक वगैरह दूंगा नहीं, बेकार का ट्रिक होता है, ऐसे जबरदस्ती कीजिएगा तो मैं दे दूंगा, मुझे लग रहा है कि आप जबरदस्ती कर रहे हैं। चलिए तो मैं ट्रिक दे रहा हूँ, काम का है नहीं ऐसे। जैसे दक्षिण अमेरिका में 3 आप याद किए थे, ई सी बी, उसके बाद अटलांटिक महासागर। अफ्रीका में अगर याद कीजिएगा तो एस जी को यूकेएस, उसके बाद मिक्का। यही ट्रिक है कि सबसे पहले क्या है इक्वाडोर, उसके बाद कोलंबिया, उसके बाद ब्राजील, उसके बाद एसजी, मतलब ऐसे याद रख सकते हैं कि ईस्वी को, ईस्वी नहीं ईस्वी, हिस्ट्री में होता है ईस्वी, तो ईस्वी एसजी को संजय गांधी को यूकेएस और मिक्का दिया। तो संजय गांधी कैसे याद रखना, साउथ में जिसे गेबोन, ऐसा नहीं कि याद करते समय आपको साउथ में गेबोन ना याद है, संजय गांधी बार बार याद है। उसके बाद कॉन्गो, कॉन्गो में 2 है, सबसे पहले गल याद रखना है, गणतांत्रिक कॉन्गो, लोकतांत्रिक कॉन्गो। उसके बाद क्या है युगांडा, उसके बाद केन्या, उसके बाद सोमालिया, उसके बाद मालदीव, उसके बाद इंडोनेशिया, उसके बाद केन्या, सॉरी किरिबाती। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं पूरा। एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, बोर कर दूंगा रिपीट करते करते। चलिए उसके बाद हम लोग टॉपिक में इन करेंगे कि देशांतर कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, उसमें हम इन करते हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं पूरा पृथ्वी, लाइन ऑफ इक्वेटर। सबसे पहले देख लीजिए प्रशांत महासागर, ये क्या है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर के बाद दक्षिण अमेरिका, और दक्षिण अमेरिका में सबसे पहला कौन सा देश है इक्वाडोर, उसके बाद क्या है कोलंबिया, उसके बाद क्या है ब्राजील, उसके बाद साओ टोमे, उसके बाद गेबोन, उसके बाद कॉन्गो, दोनों कॉन्गो समझ लीजिए, और कॉन्गो के बाद क्या है युगांडा, उसके बाद केन्या, उसके बाद सोमालिया, उसके बाद क्या है हिंद महासागर, उसके बाद मालदीव, उसके बाद मालदीव, उसके बाद इंडोनेशिया, उसके बाद किरिबाती। पूरा कंप्लीट देख लीजिए। अब अगर सवाल एक बात हो, ये क्या है 0 डिग्री रेखा है, एक रेखा और मैं बनाता हूँ 20 डिग्री वाली रेखा, 20 डिग्री, ठीक है। और यहाँ मैं 3 देश बनाता हूँ, एक है टोंगो, टोंगा द्वीप आप सुने होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है टोंगा द्वीप, और एक है जिसका नाम है मॉरिशस, और एक है जिसका नाम है बेलो होरिजेंटो। पिछले क्लास में बेलो होरिजेंटो पर बात किया हूं, और सभी 20 डिग्री साउथ में है। अब एक सवाल आपसे पूछता हूं, अब हम टॉपिक में करेंगे कहां देशांतर में। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि क्या अगर मान लीजिए कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, स्थिति जानना हो, ठीक है, तो मान लीजिए कि एक आदमी खड़ा है ब्राजील में, ठीक है, मैं नहीं जानता कि ब्राजील यहाँ है, कोई आदमी इस लाइन पर खड़ा, और जानते हैं इस लाइन की लंबाई कितनी, इस लाइन की लंबाई लगभग 40,000 किलोमीटर, 40,000 किलोमीटर। जैसे आप इरिटेट हो जाएंगे, जैसे मान लीजिए कि ये दिल्ली है और ये पटना है, इसके बीच की दूरी 1200 किलोमीटर है, ठीक है। अगर आपसे कोई आदमी यहाँ है इसी रूट पर है, अगर आप उसको कॉल किए कि भाई कहाँ हो, और वो बताए कि दिल्ली और पटना वाला रास्ता में है, आके मिल लो, आपको कैसा लगेगा, अच्छा महसूस होगा, ठीक है, मतलब अजीब सा लगेगा, क्योंकि देख लीजिए दिल्ली और पटना की लंबाई 1200 किलोमीटर है, उसी रूट में है, कहाँ एग्जैक्ट नहीं बता रहा। मान लीजिए बताता कि यहाँ समोसा की दुकान के सामने है, लिट्टी की दुकान के सामने है, राम भरोसे हिंदी होटल के सामने है, तो हम पता कर लेते कि राम भरोसे हिंदी होटल कहाँ है, फिर वहां जाते फिर मिल लेते। लेकिन ऐसा वो बता नहीं रहा है, मुझे सिर्फ यही बता रहा है कि मैं दिल्ली और पटना के जो रूट है उसी रूट में आके मिल लूँ। तो डिस्टेंस काफी लंबा होता है, तो एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता चल पाएगा, तो इरिटेशन होगा, पर सावधानी नहीं होगी, परेशानी होगी। और अध्ययन हम परेशानी के लिए सावधानी के लिए करते हैं, तो सावधान इंडिया जागो इंडिया। तो इसीलिए समझने वाली बात है कि इसलिए क्या हुआ कि जो लाइन ऑफ इक्वेटर है, समझिए ये 1200 में इतना परेशान हो गए, और लाइन ऑफ इक्वेटर कितना है 40,000 किलोमीटर लंबा है। तो 40,000 किलोमीटर लंबा, इसमें जितने भी देश हैं वो देश एग्जैक्ट में कहाँ है, वो देश से अगर पूछिए भाई कहाँ हो, तो यही बताएगा कि अगर मान लीजिए कि हम फोन करते हैं इक्वाडोर वाले के पास कि हेलो, अब इक्वाडोर वाले के पास फोन करूँ, इक्वाडोर वाला बोले, मैं पूछूं हेलो कहाँ हो, वो बोलेगा कि इक्वाडोर में हूँ,
मैं बोला इक्वाडोर मुझे नहीं समझ में आता, अक्षांश रेखा बताओ, तो बताएगा 0 डिग्री पर। उसके दूसरे पर कॉल करो, कोलंबिया में कहाँ हो, तो बोले 0 डिग्री पर। ब्राजील में कॉल करो, ब्राजील वाले से पूछो कहाँ हो, तो बोले 0 डिग्री पर। 0 डिग्री पर कहाँ, 0 डिग्री तो 40,000 किलोमीटर लंबा है, तो 40,000 किलोमीटर में दौड़ता चलूँ क्या, समझने वाली बात है। इसीलिए, और उसके बाद अगर मान लीजिए कि मैंने फोन लगाया बेलो होरिजोंटो, बेलो होरिजोंटो कहाँ है, ब्राजील में 20 डिग्री दक्षिण गोलार्ध में, समझने वाली बात है, सारा बात समझने वाली बात है। देखिए तो 20 डिग्री पे है, 20 डिग्री साउथ। मॉरिशस 20 डिग्री साउथ, टोंगा 20 डिग्री साउथ। टोंगा तो एक ऐसा देश है जहां संडे को आप बाहर नहीं निकल सकते हैं, ऐसा नहीं कि रोक है, संडे को वहां ऐसा परंपरा है कि आपको आराम करना है। बाहर निकलेंगे तो है, स्वाभाविक सी बात है कि अगर आपको परिवेश में ऐसा नहीं है कि लोग बाहर नहीं निकलते हैं, तो आप भी नहीं निकलेंगे, आपको अजीब सा फील होगा, ठीक है। क्योंकि सोसाइटी ऐसा वहां बना हुआ है कि लोग संडे को बाहर नहीं निकलते हैं, सभी रेस्ट करते हैं, जबरदस्ती रेस्ट करते हैं। कई लोग हैं जो सप्ताह में 7 दिन रेस्ट करते हैं, फिर संडे को भी रेस्ट करते हैं, लगातार रेस्ट करते हैं। तो समझिए, तो टोंगा वाले को फोन किया, भाई कहाँ हो, तो बताया कि 20 डिग्री पे। 20 डिग्री का भी तो लंबा ही होगा। यहाँ फोन कर दिया मैंने किरीबाती वाले को, कहाँ हो, तो बोले 0 डिग्री पर। 0 डिग्री 40,000 किलोमीटर लंबा है, मैं कैसे पता करूंगा। तो इतना लंबा लोकेशन है ये, और सिर्फ मतलब पर जो लैटिट्यूड है, लेटा हुआ लाइन है, इससे हम सब कुछ स्थिति नहीं बता सकते हैं। स्थिति जानने के लिए हमको अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा रेखा में खींच दिया, जैसे हम बताया था राम भरोसे हिंदू होटल के सामने, तो एक प्रकार का ऐसा रेखा ना कि हाँ पटना से दिल्ली, दिल्ली से पटना जो रूट आ रही है, उसमें बीच में राम भरोसे हिंदू होटल है, राम भरोसे हिंदू होटल ऑथराइज्ड है, जिसका गूगल पे लिंक मौजूद है, तो उसके सामने हम हैं, तो यहाँ पहुंच जाएंगे, उसके बाद उसे मिल लेंगे। तो ऐसे याद रखना, देशांतर रेखा है, ये अक्षांश रेखा है, और अक्षांश रेखा पर ऐसे अगर लाइन खींच दे, इस लाइन का ऑथराइज कोई वैल्यू हो, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री से कोई वैल्यू हो, तो सोचिए उस वैल्यू के आधार पर बताइए हम आराम से लोकेशन को जान सकते कि नहीं जान सकते हैं। तो लोकेशन जानने के लिए सिर्फ हम अक्षांश रेखा से लोकेशन नहीं जान सकते, हम लोकेशन जानने के लिए एक हमको सिर्फ बड़ी लाइन, हमको खड़ी खड़ी लाइन भी चाहिए, और उसी खड़ी लाइन को देशांतर रेखा कहते हैं, इसीलिए देशांतर रेखा की आवश्यकता पड़ी। अब हम देखने वाले देशांतर रेखाएं क्या होती है। चलिए तो हम लोग देशांतर रेखा पर बात करते हैं। चलिए देशांतर रेखा की बात करें तो ये देखिए, ये क्या हमारा पृथ्वी, ठीक है, और ये क्या है उत्तरी ध्रुव, ये क्या है दक्षिण ध्रुव। अब समझने वाली बात फिर है, थोड़ा सा समझने वाली बात है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ समझने वाली बात है, हालांकि पूरा ज्योग्राफी समझने वाली बात है। चलिए अब चूंकि याद रखना है कि राजकीय वेधशाला है वो लंदन में है, अब यहाँ देख लीजिए इंग्लैंड है, इंग्लैंड में लंदन है, राजकीय वेधशाला है, ठीक है। हुआ क्या कि एक बात थोड़ा सा इसे समझने के लिए आप समझ लीजिए, उत्तरी गोलार्ध जो है ये उत्तरी ध्रुव, और ये दक्षिण ध्रुव, इसे कहते हैं उत्तर, और दक्षिण को कहते हैं यम। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव से चूंकि रेखा जब मिलाएंगे, तो चूंकि देख लीजिए अक्षांश रेखा तो ऐसे मौजूद है ऐसे, और ऊपर से जब कोई रेखा मिलाएंगे तो ऊपर से नीचे को मिलाएंगे, और ऊपर क्या है नॉर्थ और नीचे क्या है साउथ, इसी से कोई रेखा मिलाएंगे, तो यम से उत्तर को एक रेखा मिलाया गया ऐसे। तो इसीलिए देशांतर को यमोत्तर भी कहते हैं, क्योंकि यम मतलब दक्षिण ध्रुव को उत्तर से मिलाया गया, या उत्तर ध्रुव को दक्षिण से मिलाया गया, इसलिए इस रेखा को यमोत्तर भी कहते हैं। तो अगर आपसे सवाल पूछे कि देशांतर यमोत्तर किसे कहते हैं, तो याद रखना देशांतर का दूसरा नाम क्या हो जाएगा यमोत्तर। अब यमोत्तर देशांतर की बात करें तो थोड़ा सा देख लीजिए कि उत्तरी ध्रुव से किसे मिलाए हम, दक्षिण ध्रुव को मिलाए। अब आप समझ चुके इसे यमोत्तर क्यों कहते हैं। अब थोड़ा सा अगर आगे देखें तो याद रखना लंदन में राजकीय वेधशाला है, और राजकीय वेधशाला लंदन में जैसे रिसर्च वगैरह होता है। अब चूंकि लंदन में राजकीय वेधशाला है, तो उस वेधशाला से जो रेखा गुजर रही थी, उसी रेखा को लोगों ने लंदन में जो जगह जिसका नाम है ग्रीनविच, क्या नाम है उसका, ग्रीनविच, याद रखना है ग्रीनविच, ठीक है। तो ग्रीनविच कहाँ है, लंदन में, यूरोप के इंग्लैंड के लंदन में ग्रीनविच, क्योंकि वहां से रेखा गुजर रही थी, ठीक है। उसी रेखा को, हालांकि रेखा हर जगह से गुजर रही है, लेकिन उस रेखा को 0 डिग्री रेखा माना गया। जैसे भूमध्य रेखा एक मेन रेखा था जिसे सभी को निर्देशित करते थे, वैसे ही देशांतर रेखा की बात करें तो उसमें लंदन से जो रेखा गुजर रही है 0 डिग्री रेखा, जो रेखा गुजर उसे हम 0 डिग्री कहते हैं, और इसे प्रधान यमोत्तर कहते हैं, या प्रधान देशांतर या मुख्य देशांतर कहते हैं। तो जो मुख्य देशांतर का मान है, मुख्य देशांतर का मान कितना होगा, 0 डिग्री होगा, और यह कहाँ से गुजरी, तो गुजर रही लंदन से
और लंदन में कहां से था, ग्रीनविच से, ग्रीनविच से, ठीक है। ये मिड होगा, मेन होगा, इसलिए इसे ही हम GMT कहते हैं, GMT कहते हैं। इसका मतलब है ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। आ रहा समझ में, मेरिडियन मतलब मेन यही है और इसी से हम सभी को मतलब सभी टाइम को निर्देशित करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको बहुत आराम से समझना, पूरा बातें समझ में आएगी, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा पूरा पृथ्वी है और पूरे पृथ्वी में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो GMT है, मतलब मान लीजिए नॉर्थ से साउथ है, तो सबसे पहले एक रेखा हम खींचे। इस रेखा का वैल्यू हम कितना माने, तो इस रेखा को हम देंगे 0 डिग्री नाम, क्या देंगे, 0 डिग्री। और इसके बाद इस 0 डिग्री का, इसका नाम हम यहाँ दे देते हैं 0 डिग्री लाइन। और 0 डिग्री के बाद इधर जो होगा उसे हम कहेंगे ईस्ट, मतलब पूर्वी गोलार्ध। अब इसे ही पूर्वी गोलार्ध क्यों कहेंगे, इसकी बात हम कर चुके हैं पहले, क्योंकि सूर्य पहले इधर ही दिखाई देता है और पहले दिखाई देता है, पहले को हम पूर्व कहते हैं, इसीलिए सूर्य पहले दिखाई देता है, पहले को हम पूर्व कहते हैं, इसलिए इसका नाम पूर्वी गोलार्ध रखा गया। और बाद में दिखाई देता है इधर, तो इधर को मतलब बाद को हम पश्चात कहते हैं, और पश्चात से वर्ड बना पश्चिम, तो इधर वाले गोलार्ध को क्या कहते हैं, पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं, पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। अरे समझ में, चलिए, तो इसे क्या कहेंगे, W। अब देख लीजिए, क्योंकि ये क्या है 0 डिग्री, और आप जानते हैं कि किसी भी वृत्ताकार चीज में 360 डिग्री का एंगल बनता है, और एक एक डिग्री पर अगर बांटा जाए तो इसका मतलब 360 बांटा जाएगा, 360 भाग में बांटा जाएगा, तो 0 डिग्री के बाद क्या हो जाएगा, 1 डिग्री। क्योंकि समझिए कि इसमें सभी रेखाएं नॉर्थ पोल पर और सभी रेखाएं साउथ पोल पर एक के साथ मिलेगी, क्यों, क्योंकि इसमें बिंदु तय है। अक्षांश रेखा में ऐसी कोई बिंदु तय नहीं थी, सभी एक दूसरे के पैरेलल था, इसमें पैरेलल है। पहली बात, इसमें समांतर नहीं है, तो एक तो नॉर्थ से साउथ को मिला दिए, और उसके बाद क्या है, जो साउथ है और नॉर्थ है, उसके बाद नॉर्थ से शुरू करेंगे और साउथ की ओर जाएंगे फिर, तो इस 0 डिग्री, इसके बाद वाली रेखा को हम 1 डिग्री रेखा कहेंगे, और इसके बाद वाली रेखा को हम 2 डिग्री रेखा कहेंगे, इसके बाद वाली रेखा को हम 3 डिग्री रेखा कहेंगे, इसके बाद वाली रेखा को हम 4 डिग्री रेखा कहेंगे। देखते रहिए, आपको चीजें समझ में आने लगेगी। इसके बाद वाली रेखा को हम 5 डिग्री रेखा कहेंगे, और ऐसे करते 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 उसके बाद 6 डिग्री रेखा, 7 डिग्री, 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, ऐसे करते 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 बिल्कुल आप समझ रहे हैं कि जब पूरा 360 है तो इसके ठीक पीछे अगर बात करें तो पीछे वाला जो भाग होगा, पीछे वाला भाग, वो समझने वाली बात है। फिर मैं बार बार बोल रहा हूँ, समझने वाली बात है, इसका मतलब समझने वाली बात है। चलिए, तो पूरा क्या है, ग्लोब है, पूरा पृथ्वी है, और ये सबसे पहले क्या था, 0 डिग्री। 0 डिग्री के बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, 100 डिग्री, 120 डिग्री, 130 डिग्री, 140 डिग्री, 150 डिग्री, 160 डिग्री, 170 डिग्री, 180 डिग्री, स्टॉप। अब समझिए, पूरा वृत्त पर 360 डिग्री का एंगल बन रहा है, और जब पूरे पर 360 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसका मतलब साफ साफ है कि इसके ठीक बीच में होगा, या अगर 0 है तो इसके ठीक पीछे होगा वो 180, चूंकि एक एक डिग्री पे सब है, तो 180 डिग्री वाला वैल्यू कहाँ होगा, इसके जस्ट पीछे होगा। इसको ग्लोब में थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए, ये देख लीजिए आप, यह है इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम लिखा हुआ है, यूके, और यहाँ लंदन है, और यहाँ से जो रेखा है जा रही है वो क्या है, 0 डिग्री, ठीक है। इसी लाइन को हम क्या कहते हैं, ग्रीनविच लाइन, ठीक है। 0 डिग्री या प्रधान युमोत्तर या प्रमुख देशांतर या मुख्य देशांतर, तो ये जो रेखा से खींची गई क्या है, 0 डिग्री। इसके बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे खींची जाएगी, और बिल्कुल पूरा पृथ्वी पर 360 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इस रेखा के ठीक, ये जो रेखा है, इस रेखा के ठीक विपरीत दिशा में जो रेखा होगी, कितना डिग्री उसका मान होगा, तो बिल्कुल पूरा पर जब 360 डिग्री है और यहाँ से शुरू किए और ठीक बीच में आ जाएंगे, तो कितना 360 का आधा कितना, 180, यानी इसके ठीक पीछे वाला रेखा कितना होगा, 180। अब यहाँ से एक बात समझना है, इसका मतलब कि इस रेखा के ठीक पीछे कितना होगा, इस रेखा को खींच के पीछे की ओर ऐसे करें तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री वाली रेखा। अब देखिए, ये जो मेन लाइन है और ये पूरा क्या है, पूर्वी गोलार्ध। अगर पूछा आपसे कि पूर्वी गोलार्ध में कितने देशांतर रेखाएं हैं, तो पूर्वी गोलार्ध में देशांतर रेखा कितनी होगी, 180, और वो 180 जो रेखाएं होगी, क्योंकि किधर है, पूर्वी में है, इसलिए सब में 1 डिग्री में भी ईस्ट लगाएंगे, 2 डिग्री में भी ईस्ट लगाएंगे, 180 इसमें भी क्या लगाएंगे, हम ईस्ट लगाएंगे। समझते रहिए, पूरा बात आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। 180 जहां होगा वहां पूर्वी गोलार्ध हमारा काम खत्म है, उसके बाद शुरू होगा फिर क्या,
पश्चिमी गोलार्ध। लेकिन याद रखना है 180 वाली जो रेखा है वो तय नहीं करेगा पश्चिमी गोलार्ध। हम अभी जस्ट बताएं आपको कि ये 0 डिग्री जो रेखा थी, 0 डिग्री यहाँ रेखा थी, 0 डिग्री 0 डिग्री 0 डिग्री 0 डिग्री 0 डिग्री, ये तय कर रही कि इधर जो होगा पूरब होगा, इधर होगा पश्चिम होगा। मतलब पश्चिम में हम किधर से तय करेंगे, इधर से। तो 180 को स्टॉप कर दीजिए, फिर उसके बाद रेखा खींचिएगा 1 डिग्री ए, फिर 2 डिग्री ए, फिर 3 डिग्री ए, फिर 4 डिग्री ए। लेकिन अंतर कैसे करें कि कौन उसका 1 डिग्री, कौन इसका 1 डिग्री, मतलब कौन पूर्वी का 1 डिग्री, कौन पश्चिम का 1 डिग्री है। तो हम क्या करते हैं, ई लगा देते हैं। ई मतलब ईस्ट। 1 डिग्री अगर लिखा रहेगा कहीं 1 डिग्री ईस्ट मतलब 1 डिग्री पूरब का है, 2 डिग्री ईस्ट मतलब 2 डिग्री पूरब का है, ये इंडिकेट रहता है। ना भी हो तो हम समझ सकते हैं चीजों को। अरे समझ में, लंदन के उधर जो है पूर्वी गोलार्ध में 180 तक, लंदन के इधर जो है पश्चिमी गोलार्ध में 180 तक। तो देख लीजिए उसके बाद क्या हुआ, 1 डिग्री, चूंकि पश्चिम में तो बेस्ट, 2 डिग्री बेस्ट, 3 डिग्री बेस्ट, 4 डिग्री बेस्ट, ऐसे करते 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 फिर कहां तक आ जाएगा, क्योंकि ये भी तो आधा भाग ऑक्युपाई करेगा, तो ये फिर कहां तक आ जाएगा, 180 तक वहां पीछे। फिर से यहां देख लीजिए, जैसे जस्ट आप देखे थे ये जो रेखा थी 0 डिग्री, इसके बिल्कुल आधा तक क्या हो गया 180। फिर इधर जब खींचते जाएंगे तो यहाँ भी रेखा आधा तक क्या हो जाएगी 180। 180 प्लस 180 बराबर 360। आ रहा है समझ में। फिर यहाँ देख लीजिए पश्चिमी गोलार्ध में कितने 180, ये पश्चिम है तो W 180 प्लस 180 360। लेकिन कई लोगों को लगेगा सर अक्षांश में क्या किए थे, 90 ऊपर 90 नीचे, बीच में विषुवत रेखा, तो 90 प्लस 90 बराबर 180 प्लस बीच में एक 181 रेखाएं होगी। आ रहा होगा दिमाग में। देखिए यहाँ जो पीछे जो 80 है वो 80 पूर्वी गोलार्ध के लिए भी है और वही 80 पश्चिमी गोलार्ध के लिए भी है, इसलिए 2 बार काउंट नहीं होगा। पहली बात है। अब एक बात मैं चाहता हूं आप महसूस करें चीजों को थोड़ा सा, अगर आप समझने की स्थिति में तो आप समझ जाएंगे। यहाँ देखिए जो 0 डिग्री रेखाएं थी, ठीक है, उसके बाद 1 डिग्री रेखा है, 2 डिग्री रेखा है। अब देखिए यहाँ पृथ्वी को 0 डिग्री जो रेखा है, उसके बाद 1 डिग्री रेखा है। आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि 0 डिग्री जो रेखा है एक ही साइड है, इसका मतलब अर्धवृत्त है, पूर्ण वृत्त नहीं है। अक्षांश जो रेखाएं थी वो अपने आप में कंप्लीट वृत्त थी, पूर्ण वृत्त, कंप्लीट सर्किल। आ रहा है समझ में। यानी देशांतर क्या होगा, अर्धवृत्त होता है, एक बात है। और जैसे याद रखिए अक्षांश रेखा में जैसे जैसे आप उत्तरी गोलार्ध की ओर जा रहे होंगे, दक्षिण गोलार्ध की ओर जा रहे होंगे, अक्षांश रेखा का जो आकार है आकार में कमी हो रहा होगा। आ रहा है समझ में। देशांतर में देख लीजिए, जो अगर विषुवत रेखा के पास अगर चेक कीजिएगा तो देशांतर के बीच ज्यादा दूरी है और 2 देशांतर के बीच जो दूरी है वो दूरी लगभग 111.31 किलोमीटर, मतलब 111.3 किलोमीटर या 111.31 किलोमीटर। समझ में आ रहा है। तो देशांतर के बीच की दूरी इतना है। जैसे जैसे आप उत्तरी ध्रुव की ओर जाएंगे, जैसे जैसे आप दक्षिण ध्रुव की ओर जाएंगे, वैसे वैसे पाएंगे कि देशांतर के बीच की दूरी घटती जा रही है। सारा बात को नोट करना है, समझना तो है, सारा बात आपको नोट भी करना है, मतलब अपने हिसाब से लिखना है इसे। तो देशांतर की बात अगर बात करें तो देशांतर क्या है, तो याद रखना है पूरे पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। इसका नाम देशांतर इसलिए हुआ क्योंकि देश में अंतर इसी के आधार पर कर पाते हैं कि यहाँ दूसरा देश है, यहाँ दूसरा देश है, यहाँ दूसरा देश है। और कई विद्वानों का ऐसा मानना है कि देशा का मतलब होता है समय, और समय में अंतर इसी रेखा के कारण होता है, इसलिए इसे देशांतर भी कहते हैं। चूंकि यह लंबी रेखा है, लॉन्ग रेखा है, इसलिए इसे लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं। अरे समझ में। चलिए ये हो गया। अब एक चीज समझिए, यहाँ पूरा बात समझने वाली बात है सब। चलिए एक क्या हो गया 0 डिग्री, और ये 0 डिग्री उसके बाद क्या हो गया 1 डिग्री। फील करते रहिए जो मैं कह रहा हूँ, मेरे साथ ही चलिए, एक्स्ट्रा नहीं सोचना है कुछ भी। 0 डिग्री उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, ऐसे करते 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 जो हमारा 0 डिग्री रेखा था उसके ठीक विपरीत, मतलब 0 डिग्री अगर ए है तो ठीक इस जो एक अर्धवृत्त था, आधा वृत्त था, सेमी सर्कल था, ठीक इसी के पीछे 180 डिग्री वाली रेखा होगी। मतलब साफ साफ है कि 0 डिग्री और 180 रेखा को अगर मिला दे तो कंप्लीट वृत्त बन जाएगा। समझिए समझिए, मैं कुछ खास बात बताने वाला हूं, समझिए, नोट कीजिए इस बात को, मतलब लिखना नहीं है, दिमाग में नोट कीजिए। 0 डिग्री और 180 डिग्री मिला के कंप्लीट कितना बना, एक पूर्ण वृत्त बन गया। मतलब आधा हिस्सा कवर कर दिया, एक गोलार्ध को कवर कर दिया, क्योंकि उसके पीछे जितना होगा सब एक गोलार्ध में होगा, मतलब पश्चिमी पूर्वी गोलार्ध, इधर पश्चिमी गोलार्ध। 0 डिग्री के बाद क्या था, और चीज आपको समझ में आ जाएगा, आप देखते रहिए। 0 डिग्री के बाद क्या था 1 डिग्री, और 1 डिग्री के अगर पीछे देखिएगा तो होगा 179 वाली रेखा। मतलब इधर 1 डिग्री और इधर आ जाएगा तो 179।
क्यों? क्योंकि याद रखिए उधर जैसे 1 डिग्री बढ़ रहे थे तो इधर भी तो 1 डिग्री बढ़ रहे हैं, 2 डिग्री बढ़ रहे हैं, 3 डिग्री बढ़ रहे हैं, ऐसे करके 179 आएगा। समझ रहे हैं? तो उधर का 1 डिग्री जैसे देखिए 0 डिग्री और 180 दोनों को ऐड कीजिए, 0 और 180 बराबर 180, एक रिजल्ट मेरा 180। वैसे अगर 1 डिग्री को खींचेगा, जैसे देख लीजिए ये जो रेखा था, ये रेखा क्या है 1 डिग्री, तो ये 1 डिग्री रेखा, इसके पीछे भी तो कोई रेखा होगा, तो इसके पीछे जो रेखा होगा इधर वाला का रेखा होगा, मतलब इधर से जो उधर वाला रेखा होगा, और इस रेखा का मान होगा 170 और इधर का एक दोनों मिलकर पूरा देगा 180। मतलब फिर अगर 2 डिग्री में जाएगा तो 2 डिग्री इधर का, 2 डिग्री इधर का कोई ना कोई होगा रेखा, तो इधर का रेखा होगा 178। मतलब एक साइड का अगर देख लीजिएगा देशांतर और दूसरे साइड का देख लीजिएगा देशांतर, दोनों को अगर ऐड कीजिएगा डिग्री को तो वह 180 के बराबर होगा। ये बात अगर आ रहा है समझ में, इसको फिल कीजिए तो चीजें समझ में आ जाएगी। मतलब साफ साफ है कि अगर आपसे कोई पूछे कि पश्चिमी गोलार्ध का अगर कोई देशांतर हो और पूर्वी गोलार्ध का देशांतर हो, दोनों को ऐड करें, क्योंकि देख लीजिए 1 डिग्री जा रहे थे पूर्वी गोलार्ध में, तो इसका 179 था, वो पश्चिमी गोलार्ध था। मतलब पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध के देशांतर अगर आप ऐड करेंगे तो पाएंगे 180 डिग्री वैल्यू आ गया। ठीक है, आज समझ, क्योंकि कंप्लीट वृत्त अपने आप में बना रहा है, तो ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट था। अब टोटल आप अगर आपसे देशांतर पूछे तो 180 इधर और 180 इधर, टोटल कितना हो जाएगा 360 देशांतर। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि देशांतर रेखा की संख्या कितनी होती है तो 360। ठीक है, अब देख लीजिए 2 देशांतर जो है इसके बीच के जो क्षेत्र को उसे कहते हैं गोरे, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, वही गोरे। अरे समझ में। और अक्षांश के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, जोन कहते हैं, और देशांतर के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, गोरे कहते हैं। अगर गोरे की लंबाई पूछे तो विषुवत रेखा पर गोरे की लंबाई सबसे ज्यादा होगा 2 देशांतर के बीच, और जैसे जैसे गोरे ध्रुव की ओर जाएंगे वैसे वैसे गोरे की लंबाई क्या होती जाएगी, कमती जाएगी। तो याद रखना है कि गोरे जो है, गोरे की लंबाई जो है वो विषुवत रेखा पर मतलब इक्वेटर पर सर्वाधिक है और पोल पर क्या है, सबसे कम है। पोल पर कितना है तो 0 किलोमीटर, क्योंकि पोल पर तो सभी मिल जाते हैं एक दूसरे से, तो 0 किलोमीटर। और इक्वेटर पर पूछे कितना है तो 111.31 किलोमीटर, ये याद रखना है। लेकिन अगर आपसे देख लीजिए ये पूरा हो गया देशांतर रेखा, और अक्षांश रेखा भी तो मौजूद है 0 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 23.5 डिग्री, उसके बाद धीरे धीरे ऐसे करके 90 डिग्री। तो देशांतर रेखा भी तो अक्षांश रेखा भी तो है। तो अक्षांश देशांतर अगर दोनों को मिला दिया जाए, ठीक से मिला दिया जाए कंप्लीट, तो इस क्षेत्र को कहा जाता है ग्रिड। क्या कहते हैं, ग्रिड। क्योंकि जाल जैसा बन गया, और जाल जैसा बन गया इसी को क्या कहते हैं, ग्रिड कहते हैं। मतलब कुछ बातें हम समझ चुके हैं इस बात को, और थोड़ा सा देखते हैं इसको ठीक से। चलिए एक बार इस पर देख लेते हैं फिर से। यूनाइटेड किंगडम देख लीजिए 0 डिग्री, उसके बाद इधर क्या हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध, इधर क्या हो जाएगा पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, आप लोग को समझाने के लिए बार बार मुझे समझाना पड़ता है, तो मैं तो समझ चुका हूँ चीजों को। 0 डिग्री, उसके बाद इधर पूर्वी गोलार्ध, इधर पश्चिमी गोलार्ध, उसके बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, समझना है 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, ऐसे करके करते करते 180 डिग्री। और 180 डिग्री जो रेखा है उसके बाद ऐसा नहीं कि 181 मिलेगा, याद रखना 181 नाम की कोई रेखा देशांतर है ही नहीं। फिर जो 0 डिग्री थी इधर पूर्वी गोलार्ध में 1 से लेकर 180 तक गए थे, वैसे ही पश्चिमी गोलार्ध में फिर 1 से लेकर 180 तक इधर जाएंगे हम। यानी अगर 180 के जो 180 डिग्री जो रेखा थी उसको अगर इधर से हम पढ़ना चालू किए तो समझ में आ जाते, तो उसके बाद क्या मिलेगा 179, इधर भी 179, 178, 177, 176, ऐसे करते 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 फिर आ जाएंगे कहाँ 0 तक। यानी देख लीजिए 0 से लेकर 180 और फिर 180 से घटते घटते फिर 0 तक। मतलब 0 से लेकर 1, 2, 3 करके 179 वगैरह वगैरह करके 180, और फिर 180 के बाद फिर घटते घटते 179, 178 ऐसे करते 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 0। यानी कुल मिला के अगर आपसे कोई पूछे टोटल संख्या तो 360 है देशांतर रेखा की, लेकिन अगर से पूछे क्या कोई 360 नाम की रेखा है, नहीं। 359, 359 नाम की कोई रेखा है, नहीं। मतलब इधर भी 180 नाम तक 180 डिग्री तक रेखा है, इधर भी 180 डिग्री तक रेखा है। और याद रखना है 0 डिग्री और इसके ठीक पीछे जो रेखा हो क्या है 180 डिग्री। ठीक है, और इधर भी देख लीजिए तो 1 से लेके 180 तक, मतलब एक बढ़ते क्रम में 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करते करते 170, 175, 180। और इधर भी देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि लिखा ऐसे गया ना 0 डिग्री के बाद 1 बढ़ते ऐसे, और फिर 0 डिग्री के बाद 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करते बढ़ते बढ़ते ऐसे, इसी सब लिखा गया है। तो इसमें मैं ये समझाना चाहता हूँ आपको बार बार कि 0 डिग्री कोई रेखा है, उसके बाद 1 डिग्री रेखा है, 2 डिग्री रेखा है, 3 डिग्री है, और पीछे 180 है, तो 179 हो जाएगा। तो इधर जो 179 होगा वो बिल्कुल उधर
1 डिग्री के इक्वल होगा। मतलब पश्चिमी गोलार्ध का 179, गौर कीजिए, पश्चिमी गोलार्ध का 179 पूर्वी गोलार्ध के 1 डिग्री के सामने होगा। दोनों को ऐड कीजिए तो 180 आएगा। फिर पश्चिमी गोलार्ध का 178 और पूर्वी गोलार्ध का 2 डिग्री, दोनों को ऐड कीजिए तो 180 आएगा। फिर देखिए 176 और उसका 4 डिग्री ऐड किया तो 180 आ जाएगा। ऐसे करते करते अगर मान लीजिए कि पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध इसका अगर 5 डिग्री में आ गए तो इसका 5 डिग्री उसके 175 डिग्री के सामने होगा, दोनों को ऐड कीजिएगा तो 180 आ जाएगा। इसका फिर 0 डिग्री और पीछे 180 डिग्री, दोनों को ऐड कीजिएगा तो 180 आ जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि 180 नाम की 2 रेखा है तो नहीं, एक ही रेखा है। पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध दोनों की एक ही 180 डिग्री रेखा है और उस 180 डिग्री रेखा को इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। उस पर हम बात करेंगे अभी। आ रहा समझ में? ठीक है, तो ये बात मुझे लग रहा है चीजें समझ में आ गई और मैं जो समझाना चाहता हूँ देशांतर के बारे में आप फील कर चुके हैं। ठीक है, अब चलिए, अब हम यहाँ देखते हैं। चलिए, ये तो अक्षांश देशांतर बना दिए हम लोग। चलिए अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसी में एक बार समझते हैं, फिर इसको मिटा के फिर ठीक से समझने का प्रयास करते हैं। एक छोटा सा, मान लीजिए कि ये जो देशांतर रेखा ये क्या था, ये जो देशांतर क्या था 0 डिग्री ये वाला, और ये देशांतर 1 डिग्री। ऐसे करते करते आगे जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें 67 डिग्री मिलेगा देशांतर, और फिर आगे जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें 97 डिग्री देशांतर मिलेगा। 67 डिग्री देशांतर और 97 डिग्री देशांतर, अरे समझ में? ठीक है, ऐसा अगर मिला कहीं या फिर कुछ भी अभी मान लीजिए कि 4 डिग्री देशांतर और 5 डिग्री देशांतर है। ठीक है, और अक्षांश की बात करें तो ये मान लीजिए 66 डिग्री है और ये मान लीजिए 23 डिग्री है, मान लीजिए। तो यहाँ अगर कोई मौजूद है, इसका लोकेशन कैसे बताएंगे? तो इसका लोकेशन हम कहेंगे कि यह कहाँ मौजूद है, तो हम कहेंगे कि 4 डिग्री देशांतर, लेकिन देशांतर कौन सा? तो ये देशांतर कहाँ मौजूद है? पूर्वी गोलार्ध में। सभी देशांतर पूर्वी गोलार्ध में। इसका लोकेशन बताएंगे कि यह 4 डिग्री पूर्वी मतलब ईस्ट मतलब पूर्वी गोलार्ध में से लेकर, और ये 6 है तो 6 डिग्री पूर्वी गोलार्ध तक है। मतलब 2 देशांतर तक यह देश फैला हुआ है। ठीक है, ऊपर क्या है 66 और नीचे क्या है 23। मतलब इसका अक्षांशीय विस्तार ज्यादा है और अक्षांश का वैल्यू कितना है तो 23 डिग्री। और देखिए अक्षांश का भी गोलार्ध कौन सा है? उत्तरी गोलार्ध, क्योंकि विषुवत रेखा यहाँ है तो ऊपर वाले गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। तो 23 डिग्री तो 23 डिग्री, इसमें क्या लगाएंगे हम? नॉर्थ लगाएंगे, और 66 डिग्री क्या लगाएंगे हम? साउथ लगाएंगे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अगर कोई लोकेशन ऐसा दिया हुआ है कि 4 डिग्री ईस्ट और 6 डिग्री ईस्ट, तो आप देख सकते हैं कि अच्छा पृथ्वी है, पृथ्वी में ग्रीनविच लाइन है, उसके बाद 4 डिग्री मतलब चौथा लाइन से लेके छठा लाइन देशांतर, उसके बीच में रेखा मौजूद है। तो एक तो लोकेशन देशांतर से क्लियर हो गया, लेकिन सिर्फ देशांतर से हम नहीं बता सकते क्योंकि देशांतर जो लाइन है 4 डिग्री तो बहुत बड़ा है। तो कहाँ? तो 4 डिग्री और 6 डिग्री वाला में फिर हम क्या देखेंगे? अक्षांश का मान देखेंगे। तो अक्षांश का वैल्यू कितना है? 23 डिग्री नॉर्थ। नॉर्थ मतलब उत्तरी गोलार्ध में देखना है। उत्तरी गोलार्ध में 23 डिग्री मतलब 22 तक नहीं, 22 के ऊपर वाला में देखना है तो 23 देख लेंगे। फिर कहाँ तक है? 66 तक है तो 66 में देख लेंगे। तो इससे हम क्या करेंगे? अक्षांश और देशांतर के माध्यम से हम एग्जैक्ट लोकेशन किसी चीज का बता सकते हैं। ये बात आ रहा है समझ में? अब हमें थोड़ा सा पढ़ना है, सब कुछ ठीक है, रिलेट करके इंडिया का लोकेशन देखना है और उसके टाइम जोन के बारे में पढ़ना है, तो उसे हम ठीक से देख लेते हैं। आ रहा समझ में? थोड़ा सा देखते हैं और बाकी हम चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, चलिए ये देखिए, ये पूरा पृथ्वी है और ये जो लाइन है इसका नाम है 0 डिग्री लाइन। ठीक है, और ठीक बीच से जो रेखा गुजरेगी उसे हम कहते हैं प्रमुख देशांतर, जिसे यमोत्तर कहते हैं। इसका वैल्यू क्या है? 0 डिग्री। ठीक है, ये है नॉर्थ और यह है साउथ। वास्तव में अक्षांश और देशांतर पढ़ने का उद्देश्य होता है कि हम स्थिति जानना सीख ले, और हम उस स्थिति तक आ चुके हैं कि हम स्थिति को जान पाए। बड़ा खुशी की बात है कि हम उस स्थिति तक आ चुके हैं जिससे हम स्थिति को जान पाए। चलिए तो हम लोग देखते हैं स्थिति को। देखिए अब हम भारत को देखना चाहते हैं, एक स्थिति को हम देख लेंगे तो धीरे धीरे सारी स्थिति देख लेंगे। देखिए अब क्या है कि हमारा भारत का स्थिति में लिखता हूं, भारत की अगर स्थिति की बात करें तो इसका जो अक्षांशीय मान है, मैं एक्यूरेट अभी नहीं लिखूंगा दशमलव में, जैसे 37.6 से 8.6 तक है वो मैं नहीं लिख के, और मैं थोड़ा सा मतलब दशमलव हटा के बाकी दिखाता हूँ। अक्षांशीय वैल्यू अगर देखें तो इसका है 37 डिग्री नॉर्थ से 8 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, और देशांतरीय बात करें, ये आपको याद भी करना पड़ेगा, देशांतरीय की बात करें
तो है 68 डिग्री ईस्ट से 97 डिग्री ईस्ट, 97.25 है, लेकिन आप याद करिए, इसे नोट कर लीजिए। अब इसे हम देखते हैं कहना क्या चाहता है। कहीं अगर ऐसा वैल्यू लिखा हो, हर देश का अपना अक्षांशीमान देशांतरीय मान है, तो उसके आधार पर हम भारत की स्थिति देखते हैं कि पूरे मतलब पृथ्वी पर हमारी भारत है कहाँ। तो चलिए हम सबसे पहले अक्षांशी को देखते हैं। तो अक्षांश क्या है? तो अक्षांश हम जानते हैं पड़ी हुई लाइन, लैटिट्यूड लेटा हुआ लाइन, और लॉन्गिट्यूड लंबा लाइन। चलिए लॉन्गिट्यूड देशांतर। तो अक्षांश ये लेटी हुई लाइन 37 डिग्री नॉर्थ, नॉर्थ मतलब उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहा है। तो चलिए 0 डिग्री से ऊपर जाना है। चलिए ऊपर चल गए, ऊपर चले गए, ठीक है। 37 डिग्री नॉर्थ से 8 डिग्री नॉर्थ तक, मतलब समझिए साफ साफ कि 37 डिग्री नॉर्थ, 37 तो ऊपर होगा, 8 डिग्री नीचे होगा। चलिए गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 तक हम आ गए। उत्तरी गोलार्ध में क्या रहता है, इसलिए उत्तरी पर हमने क्या किया, 8 पर क्रॉस कर दिया, 8 डिग्री नॉर्थ। आया समझ में? मतलब भारत यहाँ से शुरू हो रहा है, शुरू हो रहा है। चलिए उसके बाद कहां तक जाना है, 37 डिग्री तक। तो मान लीजिए एक क्या है, 37 डिग्री नॉर्थ। भारत यहाँ खत्म हो रहा है और यहाँ शुरू हो रहा है, भारत यहाँ खत्म और यहाँ शुरू हो रहा है। लेकिन अब 37 डिग्री और 8 डिग्री इतना लंबा रेखा है, भारत इसमें कहाँ है मुझे नहीं पता। अरे समझ में? चलिए अब हम, चूंकि 37 डिग्री तो पूरा शुरू हो रहा है ना, 37 डिग्री पूरा है, तो भारत इतना गारंटी है कि भारत यहाँ से शुरू होगा, यहाँ खत्म होगा, यहाँ शुरू होगा, यहाँ खत्म, यहाँ शुरू, यहाँ खत्म, यहाँ शुरू, यहाँ खत्म, इसी के बीच में होगा। लेकिन कहाँ, यहाँ 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 कहाँ नहीं पता, ठीक है। अब उसे हम देखने के लिए क्या करेंगे, देशांतरीय मान देखेंगे। देशांतरीय मान देख लीजिए, 68 डिग्री ईस्ट से 97 डिग्री ईस्ट। ईस्ट की बात करें, ईस्ट किधर था, इधर या इधर, तो 0 डिग्री से इधर को हम ईस्ट कहते हैं और इधर को हम क्या कहते हैं, वेस्ट कहते हैं। मतलब यह तय कर दिया कि देशांतर तय कर दिया कि भारत कहाँ है, ईस्ट में है। इसका मतलब 0 डिग्री की इधर, इधर तो नहीं, तो इधर को मिटा देते हैं। यानी अब ये ज्यादा तय कर दिया कि इससे लेके इसके बीच में है। मतलब गारंटी कि यहाँ से शुरू होगा, यहाँ खत्म होगा, यहाँ शुरू होगा, यहाँ खत्म होगा, यहाँ शुरू होगा, यहाँ खत्म होगा। मतलब खत्म तो ऐसे हो रहा है ना, शुरू तो हो रहा है 8 डिग्री पे, खत्म हो रहा है 37 डिग्री पे, ठीक है। भारत उल्टा तो नहीं होगा ना कि उल्टा, तो क्योंकि 0 के बाद 1 2 3 4 तो भारत शुरू हो रहा है, मतलब इतना गारंटी कि इसी के बीच में भारत है। तो देखिए लोकेशन कैसे हम समझ गए, धीरे धीरे समझ गए लोकेशन। अब और समझते हैं, यानी भारत इसी के बीच में है। अब इसके बीच में का उसको देखने के इसका वैल्यू देखना पड़ेगा। तो 68 डिग्री, तो हम जानते हैं कि इसके बाद जो रेखा होगा 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा, 3 डिग्री होगा, 4 डिग्री होगा, ऐसे करते 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 कोई ऐसा रेखा होगा जो 68 डिग्री होगा। ये रेखा मान लीजिए 68 डिग्री है, ठीक है। अब ये 68 डिग्री है, शुरू हो रहा है और 97 पर खत्म हो रहा है, क्योंकि इधर से इधर तो रेखा होगा 97 तक। तो मान लीजिए ये रेखा है, ये 97 डिग्री है, ये वाला, क्योंकि 68 के बाद 69 70 71 72 73 ऐसे करते करते 97 होगा। इसका मतलब क्लियर गारंटी हुआ कि भारत क्या है, इसके बीच में है। अब हम भारत यहाँ बनाएंगे, समझिए। जैसे ही भारत बना, अब समझिए इस बात को। अब देखिए, अब इस लोकेशन को, इसका वैल्यू कितना था, 68 डिग्री, इसका वैल्यू क्या था, 97 डिग्री, इसका वैल्यू क्या था, 8 डिग्री, इसका वैल्यू। अब देखिए इस, अगर मान लीजिए नहीं भी लिखा होता, ठीक है, उससे हम लिख के ऐसा बना, लेकिन नहीं भी लिखा होता तो गुलों में आप किसी को की स्थिति बता सकते हैं। अब देखिए भारत की स्थिति क्या है, तो लिखने का हम प्रयास करते हैं। तो किसी की स्थिति जाने के लिए 2 ही रेखा चाहिए, एक तो अक्षांश में, तो देशांतरीय। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं देशांतरीय इस बार। तो भारत का अगर कोई पूछे कि देशांतरीय मान बताइए, तो बड़ा आराम से बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, देखिए पूरे भारत को देखिए, पृथ्वी पर पूरे भारत कहाँ मौजूद है, तो पूरे पृथ्वी पर भारत कहाँ मौजूद है, तो देख लीजिए देशांतरीय मान। तो देशांतरीय मान क्या करता है, पश्चिम और पूर्वी में बांटता है, पीछे पढ़े भी। तो देख लीजिए इधर पश्चिमी गोलार्ध, उधर पूर्वी गोलार्ध, मतलब साफ साफ है कि जो पूर्वी गोलार्ध में है, तो पूर्वी गोलार्ध में। अब पूर्वी गोलार्ध में कैसे लिखते हैं, ईस्ट में। तो रेखा देख लीजिए, ऐसे करते करते कैसी रेखा है, 68 डिग्री। इसका मतलब 68 डिग्री ईस्ट से भारत शुरू हो रहा है
और खत्म कहाँ रहा है, 97 डिग्री पर खत्म हो रहा है। तो 97 डिग्री पर खत्म हो रहा है। ये एग्जैक्ट वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा। याद रख लीजिए कि भारत का देशांतरीय मान 68 डिग्री ईस्ट से 97 डिग्री ईस्ट है, मतलब ईस्ट में ही है। उसके बाद बात करते हैं भारत की अक्षांशीय मान। तो अक्षांशीय मान की अगर बात करें तो अक्षांशीय मान कितना होगा, तो भारत कहाँ शुरू हो रहा है, तो जब भी याद रखना अक्षांश का वैल्यू जब भी लिखना है तो नीचे से जाना है, क्योंकि 0 के बाद 1 इधर शुरू हुआ, शुरू इधर शुरू, इसलिए नीचे से जाना है, ऊपर से नहीं आना है। ठीक है, क्योंकि देशांतर में तुम इधर से गए थे। तो 0 के बाद देख लीजिए कहाँ शुरू है, 8 से, तो 8 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, मतलब लिख देते कि 8 डिग्री नॉर्थ से शुरू हो रहा है, ऐसे आप लिखते हैं नॉर्मली। तो 37 डिग्री से, चूंकि भारत ऐसे है तो 37 डिग्री नॉर्थ से 8 डिग्री तक लिखते हैं, चूंकि भारत ऐसे है। ऐसे समझ में, आपकी इच्छा हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं 8 डिग्री नॉर्थ से 37 डिग्री नॉर्थ तक, या 37 डिग्री नॉर्थ से 8 डिग्री नॉर्थ तक, आपकी जैसी इच्छा है। चलिए लिख लेते हैं ऐसे। 37 बुक में ऐसे मिलेगा आपको, 37 डिग्री नॉर्थ से कहां तक, 8 डिग्री नॉर्थ तक। तो आप देख लीजिए कि एग्जैक्ट आप लोकेशन बता पाए भारत की, नहीं भारत की बता पाए लोकेशन आप। अब आपको पता भी है कि भारत चूंकि है तो भारत के बीच से कर्क रेखा गुजरती है। चूंकि देखिए 8 डिग्री और 37 डिग्री है, तो इसी के बीच में तो 23 डिग्री रेखा है, 23.5 डिग्री। तो भारत के बीच से क्या 23.5 डिग्री वाली कर्क रेखा गुजर रही है। तो अक्षांश रेखा जितनी, इसके बीच ऐसा देख लीजिए इसके बीच कितने अक्षांश हैं। तो 8 से अगर 37 की बात करेंगे तो लगभग देख लीजिए 8 डिग्री है और 37 डिग्री है, तो लगभग समझिए कि 29 डिग्री अक्षांश है। और अक्षांश यानी अक्षांश रेखा तो ठीक ठाक है, 29-30 के आसपास है। और अक्षांश रेखा क्या तय करती है, ताप तय करती है, दाब तय करती है, जलवायु तय करती है। यानी साफ साफ है कि टेम्परेचर, प्रेशर और जलवायु तय करती है। यानी भारत का जलवायु अलग अलग होगा। आप जानते होंगे कि जम्मू कश्मीर काफी ठंडा पड़ता है, और साउथ में जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे गर्मी पड़ने लगती है। मई अप्रैल के महीने में साउथ में आप ठीक से नहीं रह सकते हैं, साउथ इंडिया की बात करें तो अक्षांश इस सब चीज को तय करती है। और देशांतर है, देशांतर के कारण ही आप ऐसा पाएंगे कि अरुणाचल प्रदेश में पहले हो जाएगा, और 2 घंटे बाद सुबह कहाँ होगा, गुजरात में 2 घंटे के बाद। तो टाइमिंग तो अंतर है। असम में अगर बात करें तो असम में 90 डिग्री के आसपास, चूंकि 97 से शुरू हो रहा है और 90 डिग्री के आसपास असम पड़ रहा है, 90 डिग्री के आसपास। तो असम एक जगह है जिसका नाम है धुबरी, ये 26 डिग्री नॉर्थ अक्षांश पर स्थित है धुबरी। वहां से गुजरात के द्वारका की बात करें तो वहां लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर हो जाता है। तो समय में अंतर कैसे होता है, तो समय में अंतर होता है देशांतर के कारण। आप इंग्लैंड में जब आएंगे तो इंग्लैंड में देखिए, इंग्लैंड में जब रात के 12 बज रहे होंगे, उस समय भारत में अगर बात करें तो भारत में 5:30 बज रहे होंगे। तो टाइम में तो अंतर है, और टाइम में अंतर क्यों है, तो यह तय करता है देशांतर रेखा। तो अभी हम लोग का टारगेट था सिर्फ लोकेशन जानना, और लोकेशन जान गए, बहुत अच्छे से जान गए लोकेशन। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हो तो आप सुझाव भी दे सकते हैं, मैं सुझाव लेने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, क्योंकि फ्री में सुझाव देने के लिए लोग बहुत तैयार होते हैं, तो जब देने के लिए तैयार तो मैं लेने के लिए तैयार हूँ। मतलब किसी प्रकार से कि यहाँ सर ऐसे पढ़े, ऐसे कुछ बताइए वगैरह वगैरह, मुझे लग रहा है कि मैं ठीक बता रहा हूँ। फिर भी आपको थोड़ा सा कैमरा वाला मामला हो जाता है, लोग अगर सामने रहते तो ज्यादा समझाने में आसानी होता है। ठीक है, तो चलिए चीजें समझ रहे। अब अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, देशांतर के आधार पर आखिर टाइम में अंतर क्यों है, क्योंकि पृथ्वी है, पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश पृथ्वी जैसा पड़ रहा है, तो फिर आखिर क्या रीजन है कि न्यूजीलैंड में सबसे पहले सुबह हो जाता है, जापान में सबसे पहले सुबह हो जाता है, इसलिए जापान को उगता सूरज का देश कहते हैं, न्यूजीलैंड को उगता सूरज का देश कहते हैं। जैसे जैसे आप आगे जाते हैं तो भारत में देख लीजिए तो अरुणाचल प्रदेश में पहले सुबह होती है, 2 घंटा बाद गुजरात में सुबह होती है, और भारत और इंग्लैंड में लगभग 5.5 घंटा के टाइम का अंतर। ऐसा क्यों होता है, जीएमटी क्या होता है, इंटरनेशनल डेट टाइम क्या होता है, उसकी बात हम अगले क्लास में करेंगे। और आप उसके बाद इस लेसन को आप पूरा क्लियर कर लेंगे। हालांकि इस क्लास में मैं इस लेक्चर को पूरा एंड करने वाला था, हालांकि हुआ नहीं, तो एक क्लास और लेके मैं इस लेसन को पूरा कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद आप इस लेसन संबंधित जितना भी सवाल उसे आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, आप पूरा 100% सवाल सॉल्व करेंगे और कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए, तो मुझे बहुत मजा पढ़ा के, और आपको भी डिस्कस करके पढ़ के बहुत मजा होगा। तो इसी ऊर्जा के साथ एक नए खूबसूरत टॉपिक के साथ, एक नए एहसास के साथ मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय, और उसका जय हिंद जय भारत।